नमस्ते। हेलो, मेरा नाम सरोजा गुल्लपल्ली है। मैं मेलबर्न से बात कर रही हूँ। गोपाल जी के रिक्वेस्ट पर हम लोग ये 2019 में ऑनलाइन वर्कशॉप जो हमने जनवरी से शुरू किया था, आई थिंक लगभग हम लोगों ने 25 इंग्लिश में वर्कशॉप्स किए होंगे जनवरी 5 से लेके आज तक। काफ़ी तेलुगु वर्कशॉप्स भी किए हैं। पर गोपाल जी ने पर्टिकुलरली इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया कि वो चाहते हैं कि हिंदी में भी हम करें। सॉरी, मुझे म्यूट करना था क्योंकि साउंड आ रहा है। गोपाल जी आपका ही है। या मैंने आपको म्यूट किया है गोपाल जी, क्योंकि थोड़ा आपके फोन से साउंड आ रहा था। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये ऑनलाइन हिंदी वर्कशॉप स्टार्ट किया है। आशा करती हूँ कि आगे जाके और भी इंटरेस्ट जनरेट होगा और आप लोग से मुलाकात करने के लिए फिर से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगी। मैं गोपाल जी को, अंजलि जी को तो मैं जानती ही हूँ। Vaishnavi from Bangalore, welcome. I hope even Subhash is there with you. And I believe this topic is going to be of great use to you and Subhash. So thanks for taking my link and making use of this platform. Mrudula from the US, welcome to this platform, Mrudula. I know this is a Hindi workshop and your fluency in Hindi is not too good, but that's all right. We're going to talk about some very simple things in Hindi, and I'm sure you'll understand that. उससे ज़्यादा मैं अंग्रेजी नहीं यूज़ करूँगी, पर कुछ लोग थे जो लोग ज्वाइन होना चाहते थे हिंदी नहीं आने के बावजूद भी। पर कोई बात नहीं है, भाषा का कोई भी बैरियर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे, और जो है वो दोनों भाषा समझते हैं। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे जो 6 लोग हैं उसमें से मैं सबको जानती हूँ, शीमा जायसवाल के अलावा। सो वेलकम शीमा जी। आई होप आप ये वर्कशॉप का लाभ उठाएंगे और आगे आगे हम लोग फिर से इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। ओके। मेरा यह प्लेटफॉर्म मैं सेल्फ एम्पावरमेंट के नाम से करती हूँ। मैं यहाँ पे स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं स्लाइड्स इसलिए शेयर करती हूँ कि कभी कभी कुछ मटेरियल लिखा होता है तो ज़्यादा याद रहता है। वैसे भी मैं पीछे से पूरा अपना कमेंट्री दूंगी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको फिर भी समझ में आएगा। सो सेल्फ एम्पावरमेंट वर्कशॉप्स के नाम से हमने ये लॉन्च किया है, जिसे हिंदी में स्वशक्तिकरण कहते हैं। ये 2019 के ऑनलाइन कार्यशाला है। मेरा नाम सरोजा गुल्लपाली है। जो लोग मेरा ये वर्कशॉप पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको स्वयं शक्तिकरण का थोड़ा सा परिचय देना यहाँ जरूरी हो जाता है। सेल्फ एम्पावरमेंट, स्वयं शक्तिकरण, ये टर्मिनोलॉजी है क्या? स्वयं शक्तिकरण एक साइंस है जिसके द्वारा हम मानव अपनी पूरी क्षमता का अपना परिचय करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपने बारे में बहुत कुछ मालूम है, पर दुर्भाग्यवश हम लोग बहुत थोड़ा ही जानते हैं अपने बारे में। ये थोड़ा ज्ञात होने के कारण हम बहुत बार ये सोचते हैं कि जिंदगी में हमें कितनी चैलेंजेस आ रही हैं, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, और हमें हर स्टेप पे किसी और की सहायता की जरूरत होती है। ये हमें इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम में क्षमता नहीं है कि हम वो सब कर सके, इसलिए हम दूसरों से मदद मांगने के लिए जाते हैं। स्वयं शक्तिकरण ये वर्कशॉप के द्वारा हम हर वर्कशॉप में अपना निज स्वभाव है, जो अपना नेचुरल
रूप है उससे हम स्टेप बाय स्टेप परिचित होते जाते हैं। तो ये स्वयं शक्तिकरण के ये हिंदी वर्कशॉप के मंच में ये पहला वर्कशॉप है जो आज हम आनंद और परमानंद के बारे में बात करेंगे। मैं इससे ज्यादा अपने बारे में और ज्यादा परिचय नहीं देना चाहती क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी 15 मिनट्स लेट से स्टार्ट किया है वर्कशॉप और काफी लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं। जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं, बस मेरा नाम आपको जरूरत है। मेरा नाम सरोजा है और मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से ये वर्कशॉप होल्ड कर रही हूँ। तो जैसा आप ये स्लाइड पे देख रहे हैं, हम सब किस चीज के लिए तरसते रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे एक 80 साल के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का फोटो है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं। पर क्या चीज दिखती है उस उम्र में भी, 80 से 90 वर्ष की उम्र में भी अगर आदमी कुछ चाहता है तो वो बस एक ही चीज है और वो है खुशी, आनंद, परमानंद। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। मैं यही आप लोग के सामने ये लाना चाहती थी कि पूरी जिंदगी का ये जो प्रयास है, जो हम गिर के उठते हैं, उठ के गिरते हैं सिर्फ एक ही चीज के लिए। हम सोचते हैं कि हमारी काफी सारी जरूरतें हैं। हो सकती है हमारे भौतिक जरूरत बहुत ज्यादा हो सकते हैं, पर अगर आप हर जरूरत को और ज्यादा डीप और अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो सबका लास्ट स्टेप एक ही होगा, वो है खुशी। चलिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं क्या है। रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो हम लोग कहते हैं। अगर खाना नहीं मिलता तो तड़प होती है। कहाँ की तड़प? पेट की तड़प। जब पेट में हम खाना डालते हैं तो एक संतृप्ति क्या है? वो खुश है। उस क्षण के लिए हम एक परमानंद का अनुभव करते हैं। कुछ भी ले लीजिए आप। अब मैंने तो ये भौतिक आवश्यकता के बारे में बताई, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो भौतिक आवश्यकता है। पर बहुत से बहुत ज्यादा लोग आजकल भौतिक आवश्यकताएं तो हमारी हो गई हैं, पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए जा रहे हैं जिसे कहते हैं मानसिक आवश्यकताएं, हमारे भावनाओं की आवश्यकताएं, हमारी इमोशनल नीड्स। अगर वो भी आप देखें, कोई भी इमोशनल नीड ले लीजिएगा, उसका अंत स्टेप एक ही है, उसके द्वारा हमें आनंद या खुशी की इच्छा है। सो इसीलिए मुझे ये फोटो बहुत पसंद है क्योंकि ये हमें जीवन की एक सच्चाई को सामने लेके आता है कि भले वो आप कोई भी उम्र के हो, भले आप मृत्यु के इतने पास हो, जैसे आपने इन बुजुर्ग आदमी को देखा, इस उम्र में या कोई भी उम्र में सिर्फ एक की तड़प है सबको, और वो है खुशी, आनंद, परमानंद। आप कोई भी भाषा से इसको पुकार सकते हैं, पर अंत में एक ही चीज है। आप जिंदगी की कोई भी आवश्यकताएं देख लीजिएगा, अगर आप पूछते जाए क्वेश्चन कि उससे उससे क्या मिलेगा आपको, और वो प्रश्न का जो चेन है वो जाकर सिर्फ एक ही शब्द पर रुकता है, वो है आनंद, खुशी और परमानंद। मानव इसीलिए जीता है क्योंकि वो परमानंद की खोज में है, वो आनंद की खोज में है, वो खुशी की खोज में है, वो हैप्पीनेस की खोज में है, वो ब्लिस के खोज में है। सो इसको इंग्लिश में खोज को परस्यूट कहते हैं। जब तक आपको ये परसूट रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर आप अपने परस्यूट का, अपने आप के खोज का, तलाश का चेन आप आगे बढ़ा के लेते जाए, सब एक ही शब्द पे खत्म होता है, वो है खुशी। तो इसीलिए हम लोग आज ये वर्कशॉप में इस खुशी, इस परमानंद के बारे में बात कर रहे हैं कि इतना छोटा सा शब्द, हमारे शब्दकोश में सबसे छोटा शब्द है होगा शायद 2 अक्षरों का, खुशी। उसको ही हम आनंद, उसको एक स्टेप आगे ले जाओ तो वही परमानंद हो जाता है। आज हम परमानंद के बारे में बहुत विस्तार में बात करेंगे। पर इतनी छोटी सी बात जब हम सब समझते हैं कि हम जो भी करते हैं वो खुशी के लिए करते हैं, तो उसकी इतनी तलाश क्यों? उसके लिए हमें इतना ऊपर नीचे क्यों उठना और गिरना पड़ता है? अगर ये इतना ही सरल है, इतना ही सिंपल है, तो आज इस दुनिया में अधिक से अधिक लोग क्यों इतने दुखी हैं? क्यों एंजाइटी, डिप्रेशन और आत्महत्या के इतने इंस्टेंसेस हमारे आगे आ रहे हैं? हर दूसरे व्यक्ति में हम ये देखते हैं या तो एंजाइटी है या डिप्रेशन है, कोई मेडिकेशन ले रहा है, और कुछ लोग तो उस हद को भी पार कर गए हैं। आत्महत्या के कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। मैं काउंसलिंग करती हूँ, मेरे पास ही इतने लोग आते हैं जो आत्महत्या करके फेल हो जाते हैं, उन लोग को लेके आते हैं मेरे पास। अगर मैं उनके साथ बैठती हूँ और बात करती हूँ, अंत में एक ही शब्द,
वो सब अपने अपने रूप से, अपने अपने मतलब से खुशी की खोज में है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये खुशी की तलाश में हम लोग इतना भटक गए हैं, तो फिर तो बनता ही है कि हम अगले 1 घंटे तक इस परमानंद, इस खुशी और इस तलाश के बारे में बात करें। इसलिए मैंने ये टॉपिक मैंने चूज किया है। आप विश्वास नहीं करोगे, 5 जनवरी को मैंने 2019 के ऑनलाइन वर्कशॉप, ये सेल्फ एम्पावरमेंट, स्वयं शक्तिकरण के वर्कशॉप मैंने स्टार्ट किया। आज तक मैंने 12 वर्कशॉप किए हैं। इसी टॉपिक का वर्कशॉप मैं रिपीट मैं पुनः पुनः यही वर्कशॉप करती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लगता है, यस मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी खुशी की तलाश है और उसी के परस्यूट में मैं भी जी रही हूँ। इसीलिए नहीं मैं वर्कशॉप कर रही हूँ, इसीलिए कि जब भी मैं किसी से पूछती हूँ कि जब वो मेरे से बोलते हैं कि मैडम आप वर्कशॉप करो, तो मैं उनसे पूछती हूँ कौन सा टॉपिक, तो यही टॉपिक पे आके वो लोग कहते हैं मैडम एक और बार हम लोग परमानंद की तलाश में फिर से निकल चले। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि कितने बार भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर मानव को हमेशा हमेशा इसके बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग परमानंद का मतलब भूल गए हैं। जब हमें शब्द का मतलब ही ढंग से आता याद नहीं, तो किसके बारे में तलाश करेंगे? यही हम लोग अपने आप को खो रहे हैं, क्योंकि ना हम परमानंद का अर्थ समझते हैं, तो ना ही हमें मालूम है कि किस प्रकार उस परमानंद को पा सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगले 40-50 मिनट हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो जीवन क्या है? ये हम सब लोग सोचते हैं कि हमें जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हम लोग सब जीवन जी रहे हैं। हम में से काफी लोग 40 साल, 50 साल, 80 साल से भी जिंदगी जी रहे हैं। पर हमारा अपना अपना मतलब है उसका, जीवन का। मैंने काफी इसके बारे में रिसर्च किया है, मैंने बहुत बैठ के इसके बारे में सोचा है। तो मेरे लिए तो जीवन का ये जो परिभाषा है, मेरे लिए यही है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। जीवन जीना क्या है? उसे हर पल पूरी तरह से, सो जीवन हर पल पूरी तरह से आनंद से, पूरी जागरूकता के साथ जीने के बारे में है। सो जीवन का मतलब क्या है कि ये नहीं कि आप जस्ट जी रहे हैं। जी तो सब रहते हैं, वो पशु भी जीते हैं, कुत्ता जीता है, बिल्ली जीता है, पर मनुष्य के जीने और पशुओं के जीने में क्या अंतर है? यही अंतर है मेरे दोस्तों। जब हम जीते हैं, अगर पूरी तरह से जीते हैं हम, तभी जिंदगी है। नहीं तो हम मनुष्य के जन्म का कोई सार्थकता ही नहीं है। जब मैं कह रही हूं कि पूरी तरह से जीते हैं, तो क्या मतलब हुआ? पूरी तरह का मतलब फिर वहीं आके रुक जाता है हमारे टॉपिक पे, कि कोई भी अगर पूरी तरह से जीना चाहता है, तो उसका एक ही अर्थ है, उसको आनंद से जीने की अभिलाषा है। आनंद से मनुष्य तभी जी सकता है जब वो पूरी जागरूकता के साथ जीता है। सो इंग्लिश में पूरी जागरूकता को कंप्लीट अवेयरनेस कहते हैं। सो इंग्लिश में जो लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ जीवन के बारे में, इंग्लिश में इसको कहते हैं कि लाइफ इज अबाउट लिविंग एवरी मोमेंट कंप्लीटली ब्लिसफुली विथ कंप्लीट अवेयरनेस। सो कंप्लीटली का मतलब है, जब तक आप उसे आनंद के साथ जीवित नहीं रह सकते, तो पूरी तरह से जीने का मतलब ही नहीं है। और आप आनंद के साथ जिंदगी तभी जी सकते हैं जब आप कंप्लीट अवेयरनेस, यानी कि पूरी जागरूकता के साथ जी रहे हो। नहीं तो जिंदगी जीने का मतलब ही नहीं है मेरे दोस्तों। सो जैसे जैसे हम आगे आगे स्लाइड्स में जाएंगे, मैं हर शब्द को विस्तार में लेके जाने का कोशिश करूंगी कि पूरी तरह से, मैंने कहा कि पूरी आनंद के साथ, तो वो आनंद कैसे मिलेगा हमें? पूरी जागरूकता के साथ वो जागरूकता कैसे मिलेगी जिंदगी में? हम धीरे धीरे एक एक शब्द को विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ शब्दकोश का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर, जो जीवन को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। सो जीवन यही है मेरे दोस्तों, हर पल पल पूरी तरह आनंद से, पूरी जागरूकता के साथ जीना ही जिंदगी है। अब मैं अगले स्लाइड में जाने के पहले मैंने सोचा ये बहुत जरूरी है,
अगर मैं आनंद के बारे में बात करना चाहती हूं तो उसके पहले ये स्लाइड बात करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। आप लोगों ने इंग्लिश में ये वर्ड सुना होगा, इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने उसका हिंदी में मैंने तात्पर्य लिखा है आकर्षण का सार्वभौमिक नियम। सार्वभौमिक ये यूनिवर्सल है। जैसे ही मैं यूनिवर्सल कहती हूँ मतलब ये पूरे ब्रह्मांड को अप्लाई करता है। ये ना ही इंडिया में अप्लाई करता है, ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं है। जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड का लॉ है। मेरे दोस्तों, अगर ये नियम, ये जो सिद्धांत है पूरी ब्रह्मांड के लिए है तो हमारे लिए तो अवश्य है, और इस टॉपिक के लिए तो बिल्कुल करेक्ट सिद्धांत है। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और इसका और हमारे आनंद से जीने का क्या ताल्लुक है, तब तक हम इस टॉपिक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे दोस्तों। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं ये टॉपिक के बारे में थोड़ी देर आपसे डिस्कस करूं ताकि आगे जाके हमें समझ में आए कि इसका और हमारे आनंद से जीने का क्या ताल्लुक है। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं नीचे, क्योंकि जब भी मैं अंग्रेजी में वर्कशॉप करती हूँ तो ये वर्ड्स मैं हमेशा यूज करती हूँ। आज क्योंकि मैं हिंदी में वर्कशॉप कर रही हूँ, मैंने सोचा ये शब्द मैं आपको हिंदी में करूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 शब्दों का जिक्र किया है: ऊर्जा, कंपन, आवृत्ति, अभिव्यक्ति। उसका मैंने इंग्लिश में भी नीचे लिखा है, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप जरूर हिंदी में कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हम लोग हिंदी में बात करते हुए भी काफी इंग्लिश के टर्म्स यूज करते हैं। तो हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग शायद ये शब्द से परिचित नहीं हो, तो इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है। अगर ऊर्जा कहते हैं तो ऊर्जा इज एनर्जी, जहां मैं कंपन कहती हूँ, कंपन इज वाइब्रेशन, आवृत्ति इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अभिव्यक्ति इज मैनिफेस्टेशन। तो मैं जब आपको ये सिद्धांत, आकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, वहां पे ये शब्द का प्रयोग होगा। इसलिए मैंने ये शब्द इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में यहाँ पे आपको लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये शुरू करने के पहले कि ये आकर्षण का सार्वभौमिक नियम क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, कि जो भी आपके सामने है इस ब्रह्मांड में, अब मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने पृथ्वी के बारे में बात नहीं कर रही, मैं पूरे ब्रह्मांड, ये पूरे सृष्टि के बारे में बात कर रही हूँ। हम बहुत बड़े स्केल में बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आप लोग भी अपना जो विजुअलाइजेशन है वो जरा बड़े स्तर पर ले जाइएगा। ये हम सिर्फ मानवों के लिए नहीं, हम पूरे विश्व के लिए, पूरे सृष्टि के को दृष्टि में रख के बात कर रहे हैं। इस सृष्टि में कुछ भी हो वो 2 ही तरह के होते हैं मेरे दोस्तों। एक तो इंग्लिश में कहते हैं विजिबल और दूसरा है इनविजिबल। हिंदी में क्या है, जो दिखता है, जो दृश्य है, और जो अदृश्य है। 2 ही तरह की चीजें होती है, जो हमारे सामान्य आंखों से हम देख सकते हैं और दूसरा जो हमारे सामान्य आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। चूंकि हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। हमारी आंखों की एक अवधि है, एक लिमिटेशन है। हमारी आंखें कुछ ही चीजें देख सकती हैं, कुछ ही डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जो 3 डायमेंशन की चीजें हैं वही हमारी आंखें देख सकती हैं। 3 डायमेंशन के ज्यादा, जैसे 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन में जाते हैं, आप सबको मालूम है डायमेंशंस बढ़ती जाती है 12th डायमेंशन तक, और हमारी इवोल्यूशन भी ऐसी होती है, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन। पर जहां तक हमारे मानव जन्म का सवाल है, हमारी अवधि सिर्फ 3 डायमेंशन तक ही लिमिटेड है। चूंकि हमारी आंखों की देखने की शक्ति सिर्फ 3 डायमेंशन की है, हम वही चीजें देख सकते हैं जो 3 डायमेंशन में हो। उससे ज्यादा जो भी डायमेंशन बढ़ता है वो हमारे ये सामान्य आंखों से, इंग्लिश में नेकेड आइज कहते हैं, सामान्य आंखों से हम नहीं देख सकते हैं मेरे दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उपस्थित नहीं है, वो उपस्थित है, पर उन्हें देखने का माध्यम हमारे पास नहीं है। ये आप दृष्टि में रखिएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ दृश्य सृष्टि और अदृश्य सृष्टि, हमारे आंखों के लिए अदृश्य सृष्टि, चाहे वो कुछ भी हो, दृश्य हो अदृश्य हो, एक ही सिद्धांत पर चलते हैं सब चीजें, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, जंतु हो, या कोई भी सृष्टि में कुछ भी सृष्टि का भाग हो, वो एक ही नियम से चलते हैं। वो कौन से नियम से चलते हैं? उनका एक ही मेन तत्व है, वो है ऊर्जा, एनर्जी। सब कुछ एनर्जी है मेरे दोस्तों।
पर आप कह सकते हैं कि मुझे तो एनर्जी कहीं दिखता नहीं है, मेरे सामने तो कुर्सी है, मेरे सामने तो एक मेज है, तो एनर्जी कहाँ है? यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आपने ये बात पहले से जान रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिसके लिए ये नया टॉपिक है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके सामने जो भी दिख रहा है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर जो नहीं दिख रहा उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होएगा, जो दिख रहा है उसके बारे में हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। सो आपके सामने एक मेज है जिस पर आपने कंप्यूटर रखी होगी, और मैं कह रही हूं वो मेज है, पर वो है ऊर्जा, दैट इज एनर्जी। तो मुझे वो मेज के रूप में क्यों दिख रही है? आपके सामने एक और मनुष्य है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपके पतिदेव हो सकते हैं, तो वो आपको क्यों मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं और ये क्यों मेज के रूप में दिख रहा है? अगर सब कुछ ऊर्जा है तो मैं एक रूप से सबको क्यों नहीं देख पा रहा हूं? तो यही आप समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। एनर्जी, ऊर्जा, उसका अपना एक कंपन होता है। एनर्जी कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, उसका अपना कंपन होता है। बिना कंपन के ऊर्जा नहीं रह सकती। ऊर्जा हरदम कंपित रहती है, उसी को कहते हैं हम लोग वाइब्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि सृष्टि में जो भी है वो सब ऊर्जा का अभिव्यक्तित रूप है। उसको इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। तो चीजें क्यों आपको अलग अलग दिखती हैं? क्योंकि ऊर्जा जो होती है उसका एक कंपन होता है, वो कंपन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों बताया है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। जब दो दो चीजें आपको दिख रही हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, एक उदाहरण, एक मेज है, एक कुर्सी है। आपको मेज मेज जैसे इसलिए दिख रही है क्योंकि मेज की जो आवृत्ति है उस वो कुर्सी के आवृत्ति से अलग है वो सब ऊर्जा, पर वो उनका कंपन डिफरेंट डिफरेंट आवृत्ति पे, अलग अलग आवृत्ति पे हो रहा है। इस आवृत्ति के डिफरेंस के कारण आपको चीजें अलग अलग रूप में दिखती हैं। मनुष्य जिस रूप में दिखता है, क्योंकि मनुष्य के जो ऊर्जा के कंपन की आवृत्ति है वो मेज के कंपन के आवृत्ति से अलग है। बस इतना ही है मेरे दोस्तों। पर सबके पीछे जो बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं इंग्लिश में, जो बेसिक है, जो उसका मूल पदार्थ है, वो सिर्फ ऊर्जा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चाहे अपने आंखों के लिए वो कुछ भी दिखे, पर अगर अपने पास शक्ति होती कि हम देख सके, हम सब एक कंपित ऊर्जा के रूप में दिखते हैं। अगर हमारे आंखों के पास वो देखने की शक्ति होती 3 डायमेंशन के आगे, इसीलिए हमें सब चीजें अलग अलग दिखती है, पर है असल में वो सारी ऊर्जा अलग अलग आवृत्ति पे कंपित होती हुई। ये जानना बहुत जरूरी है अगर आपको ये सिद्धांत को जानना है तो ये समझ लीजिए कि इस विश्व में सब कुछ जो भी है, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो, सब ऊर्जा का कंपन ही है। तो इस ब्रह्मांड में अगर आपको संपर्क करना है किसी चीज से, तो चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप ऊर्जा की भाषा समझते हैं तो आप इस ब्रह्मांड में दृश्य अदृश्य किसी से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स का रूल है। मैं अभी ये क्वांटम एनर्जी के रूल के बारे में बात करने के लिए नहीं हूं, क्योंकि वो तो बहुत टाइम लगेगा, हम अलग वर्कशॉप करेंगे। पर अभी ये बताना चाहती हूं मैं कि सबके पीछे एक ही चीज है, वो ऊर्जा। ये आप जान लीजिए, क्योंकि अगले 5 मिनट तक हम ऊर्जा की भाषा ही करेंगे। जब मैं ऊर्जा और एनर्जी के बारे में बात कर रही हूं, इस विश्व में, इस सृष्टि में एक चीज है, ये सृष्टि इतनी दयामयी है। ये जो ब्रह्मांड है, जहां से हम लोग आए हैं, उसके पास इतना दया है, जिसको इंग्लिश में अनकंडीशनल लव कहते हैं। वो कुछ भी आपसे, ये सृष्टि आपसे कुछ नहीं मांगती, उसको एक ही मालूम है, देना। वो वन साइडेड है, सिर्फ देती है। तो वो क्या देती है हमको? ये हमारे परमानंद का और इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है मेरे दोस्तों। प्लीज आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, मैं या क्या बताना चाह रही हूँ। हम लोग जो भी कंपन इस सृष्टि में छोड़ते हैं, कैसे छोड़ेंगे हम लोग? हमारे हर एक सोच, जब भी हम कुछ सोचते हैं, हमारी एवरी थॉट, हमारी हर सोच के पीछे ऊर्जा है। अगर मैंने कुछ सोचा, अगर मैं गोपाल जी जिन्होंने ये वर्कशॉप किया, मैं उनके बारे में कुछ सोचती हूँ,
तो ऊर्जा की भाषा में एक कंपन जा रहा है मेरे दिमाग से, एक कंपन सृष्टि में मैं छोड़ रही हूँ। अगर मेरे मन में आपके लिए या प्रेम या घृणा उत्पन्न होता है तो वो भी एक कंपन के रूप में मैं सृष्टि में छोड़ रही हूँ। तो मेरे दोस्तों, या वो सोच हो या वो आपकी वाणी हो या वो आपका कार्य हो, जो भी आप करते हैं उसके पीछे एक ऊर्जा का कंपन आप सृष्टि में छोड़ते हैं। ये जानना आपका बहुत जरूरी है। सो जैसा भी आपका सोच हो, जो भी आपकी भावनाएं हो, उस सब के पीछे एक एनर्जी की एक वाइब्रेशन आप इस ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। तो क्या होता है जब आप उसको छोड़ते हैं? ये सृष्टि इतनी ज्यादा दयामयी है, इतना प्रेम करती है हमसे कि हम जो भी कंपन उसके छोड़ते हैं वो उसी कंपन को दुगना तिगुना हमें वापस करती है। इतना प्रेम करती है हमसे। पर एक बात आपको याद रखना है मेरे दोस्तों कि ये सृष्टि द्वैत नहीं है, ये अद्वैत है। द्वैत और अद्वैत क्या है? द्वैत को इंग्लिश में ड्युअलिटी कहते हैं और अद्वैत को हम नॉन ड्युअलिटी कहते हैं। सो ये जो सृष्टि है, जो सिर्फ एनर्जी और ऊर्जा की भाषा समझती है, ये अद्वैत है मेरे दोस्तों। उसके लिए बुरा अच्छा इस बीच में कोई अंतर नहीं है। उसको एक ही मालूम है, हम जो भी ऊर्जा का कंपन छोड़ते हैं विश्व में वो सृष्टि वही हमें बहुत ज्यादा वापस देती है। बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों ये सोचना, क्योंकि हम कई बार अच्छा चाहते हैं पर सोचते बुरा है। नहीं है। आप सोचे होंगे कि ये कैसा हो सकता है कि मैं अच्छा चाहती हूं पर बुरा सोचती हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ मेरे दोस्तों कि मुझे खुश रहने का दिल है, पर जब मैं खुशी के बारे में सोचती हूँ, उसका मेरा ख्याल आने के पहले मुझे क्या ख्याल आता है कि अरे मैं आज तक खुशी नहीं रह पाई। हर बार जो नहीं है हमारे पास, हमारा पूरा फोकस उसी के ऊपर रहता है। हमारे ये सोचने की जो तरीका है वो गलत है मेरे दोस्तों। जब हमें कुछ चाहिए तो उस पे हमें फोकस करना चाहिए। उसके बदले में हम लोग किस पे फोकस करते हैं? जो हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा जब भी हमें कुछ चाहिए उसके पहले हमारे पास पहली भावना या पहला जो सोच है हमारा कि अरे मेरे पास इतने दिन पैसे ही नहीं है, मैं कितनी गरीबी में जी रहा हूं, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, आपको पैसा चाहिए, पर आप कैसी भावनाएं छोड़ रहे हैं? आपके दिल में कैसी भावनाएं हैं? आपके दिल में भावनाएं है कि आपके पास कमी की भावना है। आपने कभी एबेंडेंस मतलब बहुत ज्यादा जब होता है तो वो जो आपकी तृप्ति होती है ना, उसका फीलिंग आपने कभी अनुभव ही नहीं किया है। तो आपने क्या अनुभव किया है? आपने, ये उदाहरण है मेरे दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमें चाहिए बहुत ज्यादा, पर हमारे मन में भावनाएं कमी की भावना है। जब हम कमी के बारे में सोचते हैं, तो मैंने इसके पहले आपसे क्या कहा था, जब हम कमी के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे मन की भावनाओं में से जो ऊर्जा की कंपन जा रही है सृष्टि में, वो कमी की ही जा रही है। अब सृष्टि को तो ये मालूम नहीं है कि आपको चाहिए बहुत पर आप सोच कम रहे हैं। उसको एक ही मालूम है कि कुछ आ रहा है मेरे पास से, कि सृष्टि को क्या, किसकी वाइब्रेशंस मिल रही है? कमी की वाइब्रेशन मिल रही है। और ये आकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है, वो आकर्षण के कारण आप जो भेज रहे हैं सृष्टि में उसका ही दुगना तिगुना आपको वापस आ रहा है। तो अगर आप कमी की भावनाओं से भरे हुए हो तो आपको जिंदगी में और भी वही कमी मिलती ही जाएगी। आपको एबेंडेंस मतलब बहुत ज्यादा तृप्ति कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता मेरे दोस्तों। आप सृष्टि में कैसे सोच छोड़ रहे हैं, कैसी भावनाएं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं, आपकी सोच ही ऊर्जा का कंपन डिसाइड करती है। अब सृष्टि को नहीं मालूम कि ये अच्छा है, कमी बुरी है या अच्छा है, उसको नहीं मालूम। सृष्टि को एक ही मालूम है, किसके कारण? ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूं, हम जैसा विचार छोड़ रहे हैं उसी के आकर्षण के कारण हमें दुगना तिगुना मिलता है। काफी बार हम लोग सोचते हैं कि हम
नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिलती ही नहीं है। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, अरे पता नहीं क्या बात है, मेरे तो भाग्य में नौकरी ही नहीं लिखी है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरे भाग्य में नौकरी ही नहीं लिखी है, तो आप जब भी ट्राई करेंगे तो आपको नौकरी फेल होएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मेरे दोस्तों। यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को कमी ना कमी, बुरा अच्छा, इसके बारे में कोई डिफरेंस नहीं मालूम। ये उसका अद्वैत रूप है। द्वैत तो यहाँ पर इस पृथ्वी में 3 डायमेंशन में हमारे पास द्वैत है, अच्छा बुरा, खुश ना खुश। पर सृष्टि में जो ऊर्जा की भाषा है वहां पे बुरा अच्छा कुछ नहीं है। जो भी आप भेज रहे हैं वो दुगना तिगुना इसलिए आपको मिल रहा है। इसलिए काफी बार लोग सोचते हैं मेरे भाग्य में क्यों ऐसा लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इतने लोगों के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया है। मेरी दोस्त जो नौकरी के लिए देख रही थी 2 साल पहले, मैं उसका एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि उसने ये आकर्षण का सार्वभौमिक नियम इतना अच्छे से पढ़ा ताकि उसने उसको अपने हिसाब से समझकर जो उसे चाहिए था उसने वो पाया। वो 2 साल पहले वो इन्फोसिस में उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया। बहुत छोटी है वो, मेरी दोस्त तो है, पर वो ग्रेजुएशन उसने पूरा किया। उसको नौकरी चाहिए थी इन्फोसिस में। 30 दिन पहले से मेरे दोस्तों वो मेरे को बता रही थी, हर रोज वो ये सोचती थी कि मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, मैं कितनी खुश हूं। और वो आंख बंद करके बिल्कुल जैसा कि पहले दिन उसको नौकरी मिलती है, वो इन्फोसिस के कंपनी में उनकी बिल्डिंग में पैर रखती है, वहां से वो पूरा दृश्य वो अपने दिमाग में देखती थी। अभी तो उसने सिर्फ अप्लाई किया था। 30 दिन मेरे दोस्तों, वो सुबह नींद से मेडिटेशन करने के बाद उसका पहला यही होता था विजुअलाइजेशन, कि वो जा रही है, वहां रिसेप्शनिस्ट के पास गई, उसको शेक हैंड दिया, फिर वो रिसेप्शनिस्ट ले गई, उसको उसकी कुर्सी पे बैठाया, और वो बहुत खुश है क्योंकि उसको नौकरी मिल गई है। पूरा 30 दिन वो यही ड्रामा अपना 5 मिनट करती रहती थी। उसको डाउट ही नहीं था कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सार्वभौमिक नियम इतने अच्छे से समझा। मेरे दोस्तों, यही प्रॉब्लम है कि हम लोग चाहते एक हैं पर करते कुछ और है, सोचते कुछ और है। इसीलिए हम लोग आनंद की खोज में हैं, पर हम आनंद प्राप्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिलों में बिल्कुल बैठ गया है कि हम लोग खुश नहीं हैं। क्यों? मैं आगे बताती हूँ क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कभी खुश नहीं हैं। चाहते खुशी है, पर जिंदगी में कुछ भी हो जाए उससे हमें खुशी नहीं मिलती। वो मैं बताऊंगी आपको क्यों हमें कुछ भी मिले तो खुशी नहीं मिलती। तो जब आपके पास हमेशा नाखुशी की ही भावनाएं चलती रहेंगी तो आपको ब्रह्मांड और नाखुशी ही देगा, खुशी कहां से देगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच बदलिए, आप अपनी भावनाएं बदलिए। अब काफी लोग आके मेरे से पूछते हैं, मैडम अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं खुशी की एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ। अगर आपको जरूरत है, अगर आप समझते हैं कि ये नियम यही चलता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मेरी दोस्त ने किया, उसको नौकरी नहीं मिली थी, पर वो समझ गई कि जब तक मेरे पास से ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में नहीं जाता कि मुझे नौकरी मिल गई, मैं बहुत खुश हूं, मुझे वापस वो नहीं मिलेगा। कोई भी मेरे दोस्तों इतने इजी से कुछ भी नहीं मिलता, सब प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये अपनी जिंदगी का सवाल है। खुशी तो अपना बिल्कुल बर्थ राइट है, उसके बाद भी हम लोग ना खुश हैं। दुनिया में शायद ही 1% लोग होंगे जो कहते होंगे मेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं है या है उससे संबंध नहीं है। वो कहते हैं कि हम बिल्कुल खुश हैं। बहुत कम लोग। तो इसका मतलब यह है कि 99% लोगों के पास कुछ नहीं है, उससे कुछ मतलब ही नहीं है। वो सब सोच में है मेरे दोस्तों। तो पहले आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझिएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ होते हुए भी या सब कुछ होते हुए भी हमें क्यों लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम खुश नहीं है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि खुशी एक चयन है। चयन क्या होता है? आप काफी लोग सोच रहे, मैंने यहाँ पे हिंदी यूज की है, पर आप लोग काफी लोग सोचे कि चयन वर्ड तो हम लोग यूज ही नहीं करते। मैं इसको इंग्लिश में बताती हूँ। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। चयन, चॉइस, कि आप चूज कर सकते हैं हैप्पीनेस को।
भले आप किसी भी स्टेट में हो, आप कोई भी स्थिति में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों, आप खुशी का चयन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यही एक लाइन इस स्लाइड पे लिखी है, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि अगर मुझे कुछ मिलेगा तो तब मैं खुश होऊंगा, या अगर मुझे वो नौकरी मिली तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, अगर मैंने वो गाड़ी खरीदी तो मैं बहुत खुश होऊंगी, अगर मेरा 2 मंजिल का घर बन जाता है तो मैं बहुत खुशी होंगी, अगर मेरे बच्चे बहुत, एक बेटा बेटी हो गए तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। खुशी कुछ चीज के होने या न होने से कोई ताल्लुक नहीं रखता। आप खुशी का अनुभव कीजिए, आपको जो चाहिए वो सब आपके पास चल के आते हैं मेरे दोस्त। इसीलिए ये मत कभी सोचिए कि कुछ मिलने से खुशी मिलेगी आपको, उसका विपरीत ही होता है जिंदगी में। अगर आप खुश अनुभव करते हैं तो सारी चीजें जिंदगी में अपने आप चल के आ जाती हैं। इसलिए काफी लोग होते हैं महापुरुष, जब आप उनसे बात करते हैं बोलते हैं नहीं मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चीजें आ जाती है, वो सोचते हैं अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे क्यों मिल रहा है। क्योंकि यही है मेरे दोस्तों, पहले तो मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया कैसे काम करता है, अब मैं अपने मानवों के मनोस्थिति के बारे में बता रही हूं। तो आप खुशी का चयन कर सकते हैं, आप खुशी को चूज कर सकते हैं, आपको किसी चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है खुशी के लिए। आप खुशी को चूज कीजिए, जिंदगी की बाकी सारी चीजें आपके खुशी को फॉलो करते हुए आपकी जिंदगी में खुद ब खुद आ जाएंगे। जिंदगी में मेरे दोस्तों हमारा ये प्रॉब्लम हो गया है कि सारी जिंदगी हम ये जिंदगी के जो प्रवाह है, जिंदगी की जो नदी है, उसके विपरीत तैरने की इतनी प्रयास करते हैं, इतना एनर्जी वेस्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी के प्रवाह ऑपोजिट डायरेक्शन से, विपरीत दिशा से आ रही है और हमें उसके अगेंस्ट तैरना पड़ रहा है। जिंदगी हमें इतनी दुर्भर लगती है क्योंकि हमें जिंदगी जीना ही नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों। क्योंकि हम जो जिंदगी में है, जो बहाव से हमारे जिंदगी में आ रहा है, उसको परखने को, उसको देखने की क्षमता हम कभी की छोड़ चुके हैं। हमारे जिंदगी का एक ही मकसद है कि कल कुछ अच्छा होगा। ये जिंदगी के प्रवाह में आज मुझे जो मिला है वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कल मेरे जिंदगी में ये होगा, परसों मेरे जिंदगी में ये आएगा, वो आएगा, तब मैं खुश होऊंगा। तो उससे क्या होएगा मेरे दोस्तों, पूरी जिंदगी वो आप कल के बारे में ही वेट करते 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 आज को आप भूल गए हैं। पर मेरे दोस्तों जिंदगी इस क्षण आज में ही जी जाती है, कल को जीने को जिंदगी नहीं कहते हैं, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा मेरे दोस्तों। बीते हुए कल कल में जीने को भी जिंदगी नहीं कहते, क्योंकि बीते हुए कल जिंदगी नहीं है, वो तो सिर्फ सोच है। आने वाला पल वो कभी नहीं आएगा मेरे दोस्तों। पर हमें इतनी आदत हो गई है कि इसलिए जो जिंदगी का प्रवाह है, हम उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत दिशा में हमारी जिंदगी तैरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इतना थक जाते हैं हम लोग कि अरे मैं जिस चीज के लिए मैं वेट कर रही हूँ वो तो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि जो आपके सामने है उसे देखने की आपके पास क्षमता ही नहीं है। क्यों नहीं है क्षमता? क्योंकि आपने कभी रुक कर आपके पास इस जिंदगी में इस क्षण में क्या हो रहा है आपने कभी गौर किया ही नहीं। क्योंकि आपका ध्यान आने वाले कल पर, जो आप सोचते हैं आपको हर तरह की खुशी लेके आएगा, उस पर आपका सारा फोकस है मेरे दोस्तों। तो जिंदगी पूरी बीत जाएगी, आप अपने मृत्यु के समीप भी आ जाएंगे, पर वो जो कल जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं वो आपको कभी भी नहीं आएगा मेरे दोस्तों। जिंदगी का ये ही सत्य है। अगर ये सत्य आप समझ पाएंगे तो जिंदगी इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत से जीने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिंदगी सही तरीके से जीने का प्रोसेस सीख जाएंगे तो हर पल में खुशी है मेरे दोस्तों। पर वो जिंदगी जीना अपने को समझ में आना चाहिए। वो कैसे जीना है जब तक आप नहीं समझेंगे,
वो कल का वेट आप हमेशा ही करते रहेंगे। और ये जिंदगी क्या मेरे दोस्तों, हमने कितने कितने जिंदगियां ऐसे बिता दी, कितने इनकारनेशंस, हम लोग कितने बार पैदा हुए हैं ये तो हम ही नहीं जानते, 500 बार, 1000 बार, भगवान जाने। और हर जिंदगी में यही खोज कि कल मेरे जिंदगी में कुछ खुशी आएगी, वो जो है आपके पास वो आपको दिख नहीं रहा। सो ये है मेरे दोस्तों जिंदगी का गेम। इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है, जीवन गंतव्य, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, जीवन गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है। लाइफ इज नॉट अबाउट रीचिंग अ डेस्टिनेशन। ये कोई रेलवे ट्रेन थोड़ी है कि मैं दिल्ली से चढ़ी और चंडीगढ़ में उतर जाऊंगी और रास्ते में मैं पूरा नाइट ट्रेन है, मैं आराम से सो के बिता लूंगी, सुबह उठूंगी चंडीगढ़ में, बस मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। वो जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो ये बीच का जो सफर है मेरे दोस्तों, वो ही जिंदगी है। वो जो आपका डेस्टिनेशन है वो तो मृत्यु ही है ना। उसके बाद आप यहाँ क्या जिएंगे, आप तो ये लोक से ही निकल जाएंगे। पर आप जरा गौर कीजिए, आप लोग, हम सब लोग ऐसे ही तो जी रहे हैं कि आज के बारे में तो हमें बहुत व्यर्थ लगता है। आज तो कुछ हो ही नहीं रहा मेरी जिंदगी में, कल कुछ होगा, कल कुछ होगा, या फिर 10 साल बाद मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो मुझे कुछ ला कर देंगे, या 20 साल बाद। हमारे प्लान्स तो सब 5 साल, 10 साल, 20 साल। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों कि याद रखे कि जिंदगी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की बात ही नहीं है, ये जो बीच की यात्रा है वो ही है जिंदगी। सच्ची में वही जिंदगी है मेरे दोस्तों। क्योंकि हम खुशी और परमानंद के बारे में बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, इसके पहले मैंने बोला आपसे कि खुशी का आप चयन कर सकते हैं। यू कैन चूज टू बी हैप्पी, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। अब मैं एक और आपके सामने ला रही हूं, मैं कह रही हूं खुशी मन की एक अवस्था है। क्या मतलब है इसका? खुशी मन की एक अवस्था है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि आपके पास भौतिक वस्तु के होने या न होने से खुशी का निर्णय नहीं होता। खुशी एक मानसिक अवस्था है जो आप बिना कुछ चीज के भी उस स्टेट में पहुंच सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। क्यों क्यों मैंने कहा कि ये भौतिक वस्तुओं से कोई ताल्लुक नहीं रखता खुशी? क्योंकि मेरे दोस्तों, हमें इस दुनिया में एक आदत बहुत बुरी लग गई है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हम अपने चारों ओर जितने भी लोग हैं उनसे अपनी तुलना करते हैं। कंपैरिजन, ये कंपैरिजन की जो बीमारी हमें लगी है वो हमें कभी खुशी के पास नहीं ले जाती। क्योंकि ये कंपैरिजन की बीमारी का मूल तत्व क्या है कि हम अपने आप, हमारे पास जो ब्लेसिंग्स है, हमारे पास जो भगवान या बड़ों की जो आशीर्वाद है, उसके बारे में हमें इतना भी ख्याल नहीं है। हमारी दृष्टि हमारे ब्लेसिंग्स से अलावा दुनिया में सबके पास क्या है और मेरे पास वो क्यों नहीं है, उसी पर हमारा फोकस है। हमें कभी भी ख्याल नहीं है कि हमारे पास जो है उसके लिए कोई और तरस रहा है। इसका ख्याल हमें नहीं रहता मेरे दोस्तों। मैं इसलिए कह रही हूं, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि शायद मैं आपको उदाहरण दूं तो आपको कुछ समझ में आएगा। मैं जब अमेरिका गई थी 2003 में, मेरी दोस्त आई मुझसे मिलने फिनिक्स से। उसकी एक ही लड़की थी और वो भी बहुत मुश्किल से उसको पैदा हुई। वो एक और बेटा के लिए और बेटी के लिए वेट कर रही थी, उसको बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। वो बहुत दुखी थी और हर बार यही कंप्लेन करती थी कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मेरे भी दूसरा होता तो अच्छा रहता। और मैं उसको यही बोलती थी कि देखो, ब्रह्मांड के पास कोई माप तोल का दंड तो है नहीं कि माप के बोला कि सरोजा के 2 बच्चे हैं तो कैरोल तुम्हारे भी 2 बच्चे होंगे। तो मैं तो हंस के बोलती थी, देखो ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। पर उसको उसको कभी भी वो अच्छा नहीं लगता था। वो यही बोलती थी कि देखो भगवान बहुत निर्दयी है, भगवान बहुत निर्दयी है। एक दिन हम लोग पार्क में गए और वहां पार्क में हम लोग मेरे बच्चे और उसकी बेटी खेल रही थी, और वहां भी वो यही बोल रही थी कि देखो मेरे इतने बच्चे हैं यहाँ पे, अनाथ आश्रम में इतने लोग हैं, या ऐसी बोलती जाती है कि मेरा दूसरा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। तभी हमने देखा कि बगल में झूले पर 3 छोटे छोटे बच्चे, बहुत मतलब
कम उम्र का अंतर था उनमें, 3-4-5 या 3-5-6, बहुत अच्छे अच्छे 3 बच्चे आराम से खूब खेल रहे हैं, बहुत हंस हंस के। उनकी माँ भी वही थी, वो छोटे को संभालती तो बड़ा चिल्लाता, बड़े को संभालती तो छोटा, वो तीनों के बीच में भाग भाग के। तब मेरी दोस्त मेरे से बोली, देखो मैंने कहा ना कितना अनफेयर है, मेरे मेरे को एक और बच्चा चाहिए, मुझे तो है नहीं। और उसकी उम्र देखो, वो औरत बहुत मतलब कम उम्र की तो नहीं दिख रही थी, शायद वो 50 या 55 की थी। बोली 55 की उम्र में उसके 2-3 साल के बच्चे हैं, क्या संभाल पाएगी ये? देखो मुझे तो बच्चा दे नहीं रहा, भगवान उसको 3-3 बच्चे दे रखा है इस उम्र में। तो मैंने बोला देखो इतना निर्दयी बात मत करो, चलो मैं उसका मन बहलाने के लिए मैंने सोचा चलो जाके उस औरत से ही बात कर ले। तो मैं गई, उसको हेलो बोला, बहुत अच्छी औरत थी, उसने तुरंत बात करना शुरू किया। तब मैंने उसको बोला आपके बच्चे बहुत सुंदर है, बड़े प्यारे हैं। तो वो बोली हाँ थैंक यू। फिर मैंने थोड़ी बात हुई तो मैंने कह दिया, मैंने उसको बोला मेरी दोस्त है, ये इसकी बेटी है, उसको एक और बेटा चाहिए, हो नहीं रहा, आपको देख के वो बहुत जेलस फील कर रही है। ऐसे मैंने हंसते ही बोला। अ, तो वो बोली अच्छा, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये 3 बच्चे मेरे खुद के नहीं हैं। मेरी शादी होके 40 साल हो रहे हैं, मुझे बच्चा होने का नहीं है, मेरे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है, मेरे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं माँ नहीं बन सकती। मैंने ये तीनों बच्चे अनाथ आश्रम से लेके पाले हैं, ये मेरे खुद के नहीं है, पर अब तो मेरे ही बच्चे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे मेरे दोस्तों, मेरी जो दोस्त थी कैरोल, उसके आंखों में पानी था, क्योंकि हमें अगले आदमी के स्टोरी के बारे में कुछ नहीं मालूम। क्योंकि उस दिन तो भगवान की कृपा से इत्तेफाक से मैंने जाके उस औरत से बात किया, इसलिए हमें वो उसकी स्टोरी मालूम पड़ी। अगर नहीं बात किया होता तो मेरी दोस्त तो जिंदगी भर यही बोलती रहती कि वो 55-60 साल की उम्र की लेडी को तो 3-3 बच्चे मिले इतनी लेट उम्र में, और मुझे तो एक ही बेटी दी। उसके बाद जब हम वापस घर आ रहे थे तो एक बात नहीं बोली मेरी दोस्त। उसके बाद जब वापस वो फिनिक्स चली गई, उसने इतना इतना बड़ा मेल लिखा कि भगवान ने मेरी आंखें खोल दी, जो मेरे पास है मुझे उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं था, मैं किसी और को देख के अपना भड़ास बाहर निकाल रही थी। सो यही है मेरे दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है उसके हम आभारी नहीं हैं, हमें आभार प्रकट करना आता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें और कुछ चाहिए, उसके बाद ही हम किसी के आभारी हो सकते हैं। पर मेरे दोस्तों, ये जो आभार शब्द है, जिसे इंग्लिश में ग्रेटफुलनेस कहते हैं, ये बड़ा ही मजेदार चीज है। आप जितना आभार प्रकट करोगे आपकी जिंदगी में उतनी ही ब्लेसिंग्स आएंगी आपको। तो आप पूछ सकते हो कि जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं किस चीज का आभार प्रकट करूं? आपके पास जिंदगी है मेरे दोस्त, वहां से शुरुआत कीजिएगा। आप इस सृष्टि को, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो इस परमात्मा को, आप जिस पे भी विश्वास करते हैं उसका आभार प्रकट कीजिए कि आज आपके पास एक जिंदगी है, खाने को खाना है, एक छत है, वहां से शुरू कीजिएगा। आभार आप कहां से शुरू करें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके दिल से आभार प्रकट होता है तो जिंदगी में जो भी स्टेट में आप हो, खुश से भर जाती है। आपकी जो मेंटल स्टेट होता है उसमें सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होती है मेरे दोस्तों। ये तो बस हमने देखने का नजरिया है, जो हमें किसी भी स्टेट में यही लगता है कि हमारे पास इनफ नहीं है। जैसे मेरी दोस्त को लगा एक बच्चा है वो काफी नहीं था उसके लिए, दूसरा नहीं हो रहा था, ठीक है आपको दूसरा बच्चा चाहिए, पर जो बच्चा है उसके लिए तो आभार प्रकट करो। उसको उसका कभी भी नहीं था, उसको यही खेद था कि उसका दूसरा बच्चा नहीं हो रहा। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि मैं अपने फ्रेंड के बारे में बुरा कहने के लिए नहीं, पर मेरे दोस्तों ये हमारी जिंदगी है, हम लोग ऐसे ही जीते हैं। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम तड़पते हैं, जो हमारे पास है उसका हमें ज्ञात नहीं होता मेरे दोस्तों। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी एक अच्छी खासी नौकरी है, वो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक उनकी नौकरी है। ठीक है वो सीईओ नहीं है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, पर अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा उनका सैलरी है। पर उनके जिंदगी में हरदम नाखुशी, क्योंकि वो अपने जॉब से खुश नहीं है, उनको कुछ और करना है। क्या करना है वो खुद नहीं जानते, बस उन्हें एक मालूम है कि मेरे पास जो है वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे दोस्तों,
यही प्रॉब्लम है मनुष्य की कि अपर्याप्ति की भावना जितना भी हो वो इनफ नहीं है। इसी को ग्रीड कहते हैं। जब तक आप अपने मन में संतृप्ति नहीं फील करेंगे, आपको सृष्टि और ज्यादा नहीं देगी। आपको अगर जिंदगी में और चाहिए तो पहले जो कुछ है आपके पास उसको समझिएगा, उसको उस पे गौर कीजिएगा, जागरूकता के साथ उसका आभार प्रकट कीजिएगा, तभी आपकी जिंदगी में कुछ और आएगा। जो है उसका आपको अगर नहीं कोई वैल्यू है तो, और अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं तो जिंदगी भर आप अनहैप्पीनेस, असंतृप्ति, ना खुशी से आप जिएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों ये मालूम होना। अब जिंदगी में हम लोग इतनी नाखुशी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नाखुशियां आ कहां से रही हैं? मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं, ये नाखुशियां आती कैसी हैं हमारे जिंदगी में। जब से हम पैदा होते हैं, जब से जब हम 2-3 साल के हो जाते हैं, तब से हमारी समझ हो जाती है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी में हम लोग मूव करने लगते हैं, रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में, स्कूल में, कॉलेज में, नौकरियां में, हम धीरे धीरे अपने ऊपर एक मानसिक परत पे परत डालते जाते हैं, लेयर्स अपॉन लेयर्स। अगर किसी को ये पसंद है कि मैं रोज सुबह उठ के उसको गुड मॉर्निंग बोलूं, तो अच्छा बनने के लिए मैं, भले ही मुझे गुड मॉर्निंग बोलने का दिल नहीं करे, तो मैं सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ, कोई बात नहीं है। आपने किसी को खुश किया तो अच्छी है। पर कभी कभी ये ऐसा हो जाता है कि हम अपनी पर्सनालिटी भी बदल लेते हैं। अगर किसी को कुछ पसंद है तो उनके लिए हम वो भी कर लेंगे, किसी को कुछ और पसंद है तो हम उसके लिए वो भी कर देंगे। तो दोस्तों करते 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 हमारी ये आदत सी बन जाती है, ये हमारे बिलीफ सिस्टम में या हमारे सोच विधान में सब में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि हमने अपने आप को दुनिया के लिए इतने परतों में ढक लिया है। भले ही हमें वैसा रहना पसंद नहीं है, पर हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो मुझे नहीं पसंद करेगा, अगर मैं ऐसे बातें नहीं करूंगा तो शायद वो मुझे अपने ग्रुप में से निकाल दे या दोस्तों के ग्रुप में से मुझे निकाल दे। तो दोस्तों को खुश करने के लिए मुझे मालूम है कितने लोग, जो, मैं ये नहीं कह रही शराब पीना बुरा है या अच्छा है, पर मैं ये कह रही हूँ काफी लोग जो पीना पसंद भी नहीं करते, जब दोस्तों के बीच में रहते, दोस्तों को खुश करने के लिए ये धीरे धीरे पीना शुरू करते, फिर वो आदत सी लग जाती है। उसके बाद उन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि अब पीना मैं कैसे छोड़ूं। ये तो मैंने एक एक्सट्रीम उदाहरण दिया है मेरे दोस्तों, पर जिंदगी में पर्सनालिटी ऐसी ही बदलती चली जाती है। फिर एक दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप कौन थे ये आप भूल ही जाओगे मेरे दोस्तों। ये भूलने की वजह से ऐसी घुटन होती है, क्योंकि जो आप हैं उससे आप खुश नहीं हैं, क्योंकि आप बदल चुके हैं। किसके लिए बदले हैं? ये दुनिया में फिट होने के लिए बदले हैं। अगर अच्छा होने के लिए बदले हैं, अगर वो आपके स्वभाव में नहीं है तो वो भी सफोकेट करेगा। सो अगर बुरा होने के लिए तो और भी ज्यादा सफोकेट करेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो मेरे दोस्तों। जब आप अपने ऊपर सिर्फ परत ही परत डाल रहे, अंदर कोई चेंज नहीं है, लोगों को खुश करने के लिए आप बाहरी रूप से अपने आप को लेयर्स अपॉन लेयर्स डालेंगे, तो आपका जो सच्चा रूप है वो तो कहीं खो ही जाएगा। इस खोने की वजह से जो सफोकेशन होगा, जो आपका जो रियल आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है, वो तो निकल जाएगा। उसके कारण आपको एक तरह की घुटन सी महसूस होगी। फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगे और कहेंगे मैं कहां से कहां हो गया। वो कोई अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्तों, और हम में से काफी लोग ऐसे ही जी रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये घुटन और ये उदासी में जी रहे हैं, क्योंकि हम अपने रूप से अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। क्यों नहीं जी रहे मेरे दोस्तों? इसीलिए मैं ये रिमोट कंट्रोल का चित्र यहाँ लेके आई हूँ, ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। जब हम चित्र देखते हैं तो अपन कभी नहीं भूलते मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ रिमोट कंट्रोल डाला। हमारी जिंदगी टीवी से कोई अलग नहीं है। आप लोग टीवी क्या क्या करते हैं? जब आप टीवी के सामने बैठते हैं, आपको स्टार प्लस देखना है तो 101 नंबर दबाते हैं, आपको कलर टीवी देखना है तो 121 दबाएंगे, आपको जी टीवी देखना है तो 300। हर चैनल के लिए एक नंबर है।
आपके पास ये 6 इंच की रिमोट है, तो उससे आप आराम से बैठ के अपने सोफा में आप चैनल घुमा रहे हैं वहां पे। दोस्तों, अपनी भी यही स्टोरी है। हम अप, हम लोगों ने अपना रिमोट कंट्रोल की बहुत सारी कॉपियां बना के हर एक को दे रखी है। तो वो लोग वहां से रिमोट दबाते हैं तो हम हंसते हैं, वो दूसरा रिमोट दबाते दबाते हैं तो हम रोते हैं। तो ये सब हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको खुश करने के लिए, ताकि लोग हमें एक्सेप्ट करें। आजकल दुनिया में एक्सेप्टेंस की ये जो बीमारी है मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल यही है कि हमने अपनी रिमोट कंट्रोल सबको दे रखा है। और वो लोग रिमोट कंट्रोल क्या करते हैं, अगर उन्होंने ताली बजाई कि अरे सरोजा आज तो आपने बहुत अच्छा किया, तो हमें इतनी खुश होती है क्योंकि उनके रिमोट कंट्रोल में उन्होंने गुड वाला बटन दबाया, अच्छा वाला बटन दबाया। अगर जो हमने किया उन्हें पसंद नहीं आया तो वो दूसरा बटन दबाएंगे, है ना। तो उनको नापसंद वाला बटन उन्होंने दबा दिया तो हम बहुत दुख हो जाते हैं। तो हमारी जिंदगी अपने मन से हम लोगों ने जीना बंद कर दिया है मेरे दोस्तों। सब लोग अपना अपना रिमोट कंट्रोल में जो मन आए वो बटन दबाए जा रहे हैं, और हम उनको खुश करने के लिए उनके इशारों पर नाच रहे हैं। ये कोई जीना नहीं है दोस्तों। जीना अपनी तरह से जीना है। अगर किसी के लिए हमें जीना है तो वो हमारी जिंदगी नहीं होगी, उससे घुटन होती है मेरे दोस्तों। तो क्या रास्ता है, सबसे अपना अपना रिमोट कंट्रोल ले लीजिएगा। अब आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि कितने रिमोट कंट्रोल की कॉपियां बना के आपने किस किस को दी है ना। पता नहीं 1000 है, 2000 है, पता नहीं बचपन से कितने लोग अपने रिमोट कंट्रोल, आपके रिमोट कंट्रोल दबा रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा। पर हमारे पास दो विकल्प है। एक विकल्प यह है कि हम सारे रिमोट कंट्रोल वापस ले लें, हाँ। और दूसरा विकल्प ये है कि ये जो वायरलेस का जो कनेक्शन है वो ही काट दो, तो रिमोट कंट्रोल रहने दो उनके पास। पर आप रिस्पॉन्ड नहीं हो। अगर दूसरे को आपका जो कहते हैं वो नहीं भी पसंद आता, तो उससे आपको क्या लेना देना। आपको वही करना चाहिए जो आपकी अंतरात्मा कहती है, ना कि दूसरे को खुश करने के लिए। आप जब दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीना शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, तो वहीं से आपकी घुटन की जिंदगी शुरू हो जाती है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिमोट कंट्रोल मैं इसीलिए यहां दिखाती हूं क्योंकि मेरे दोस्तों, काफी लोग मैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। एक एक मेरी दोस्त है जो आजकल मेरे पास काउंसलिंग के लिए आ रही है। उसका ब्लड प्रेशर हाई है मेरे दोस्तों, उसको डिप्रेशन भी हो रहा है। उसके घर में इतनी बुरी परिस्थिति है क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती है, वो घर में खाना भी ढंग से नहीं बना पाती, तो बच्चे और उसके पति को थोड़ा रहता है कि टाइम पे खाना नहीं मिलता। अगर ये अपना ख्याल रखे तो कोई बात नहीं है। ये हर वीक में एक दिन, सप्ताह में एक दिन ये अपने दोस्तों को खाना पे बुलाती है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पहले इनका कर्तव्य है कि भाई अगर थोड़ा एनर्जी है तो अपने फैमिली को देखो पहले, उसके बाद अगर आप ठीक होते हो तो ठीक है, आप पार्टी वार्टी करो। पर नहीं, मेरी दोस्त को दुनिया के नजरों में अच्छा दिखना है, तो रिमोट कंट्रोल कहाँ है उसका, उसकी दोस्तों के पास। तो उनको खुश करने के लिए ये हर वीक छोटी छोटी पार्टियां करती है। भाई पार्टी करोगे तो काम रहेगा ही। और हम लोग यहाँ पे बाहर की देशों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उतना हेल्प भी नहीं होता ना, जितना आप लोग तो सर्वेंट मेड्स रख ले, तो उतना भी नहीं, सब हम अपने आप करते हैं। तो उसके कारण ये होता है कि उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसके कारण उसको डिप्रेशन। अब आप विश्वास नहीं करोगे कि इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी उसने अपनी आदत नहीं बदली। जब मैंने उसको काउंसलिंग स्टार्ट किया, मैंने उसको यही रिमोट कंट्रोल दिखाया कि तुमने तो रिमोट कंट्रोल पूरी दुनिया को दे रखा है। वो लोग रिमोट कंट्रोल दबाते हैं कि तुम आज खाना खिलाओगे तो हम खुश होंगे, तो तुम खाना खिला लेती हो। अगर तुमने उनके साथ बात नहीं किया एक वीक, तो वो बुरा मान जाएंगे, तो वो भी रिमोट कंट्रोल ही हुआ ना। मेरे दोस्तों, ये उदाहरण इसलिए मैं दे रही हूँ कि ये बताने के लिए नहीं कि मेरी दोस्त की जिंदगी कितनी बिखर गई है, ये बताने के लिए कि हमारी सबकी जिंदगी भी लगभग ऐसी ही है। और हम इसलिए इतना घुटन महसूस करते हैं कि हमारे जिंदगी हम अपनी तरह से जी नहीं पा रहे हैं। यही हमारी सर्वप्रथम समस्या है।
बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझना ये। अब किसी से भी पूछिएगा, इतना छोटे बच्चे से पूछिएगा, सब इतने बुरी तरह से हर्ट हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं। आजकल सोसाइटी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप किसी से भी पूछिए। मेरे बच्चे जब छोटे थे, मैं उनके स्कूल जाती थी, पूछती थी तो लड़की बोलती थी आई एम हर्ट। 3 साल के बच्चे बोल रहे हैं आई एम हर्ट। हर्ट मतलब आहत, मतलब हमें बहुत धक्का लगा है। तो या किसी और से बोलो तो आई एम एंग्री। दुनिया में ये दो ही शब्द, हर्ट एंड एंग्री, क्यों इतना सुनाई पड़ते हैं? आप अपने स्वयं से पूछिए कि क्यों हम हमें हमेशा आहत या क्रोधित होते हैं, क्यों हमें ये फीलिंग होती है कि आई एम हर्ट, आई एम एंग्री। ये क्यों हमारे, इसीलिए हमें खुशी नहीं है। हम खुशी का अनुभव इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स को और ज्यादा अंदर आने देते हैं। क्यों क्यों हमें, हम लोग इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, पर अभी ये याद रखिएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम है। और अगर हमने किसी से पूछा कि तुम क्यों क्यों नाखुश हो, तो उसका कारण रहेगा मैं इसलिए नाखुश हूं क्योंकि उसने, तीसरे आदमी की तरफ उंगली उठा के बोलेंगे उसके कारण मेरा आज दिन खराब हो गया, उसने मेरे कॉपी पे कुछ लिख दिया, खराब कर दिया, उसने मुझे कहा इसलिए मेरा दिन खराब हो गया, उस आज मैं सुबह उसको गुड मॉर्निंग बोला, उसने मुझे गुड मॉर्निंग वापस नहीं बोला, इसलिए मेरा दिन खराब हो गया। आप किसी को भी पूछिए कि आप गुस्सा क्यों है, तो वो तीसरे आदमी की तरफ अपनी उंगली दिखाता है। मतलब क्या हुआ कि आपका खुश होना ना खुश होना किसी और पर निर्भर है, मतलब रिमोट कंट्रोल वही हुआ ना आपका। इसीलिए आप क्रोधित हैं, इसीलिए आप हर्ट हैं। पर मेरे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी भावनाएं हमारे मन की स्थिति और हमारे द्वारा बनाई गई प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी दुख का कारण कोई और है तो आप गलत हैं। ये दुनिया है, आप अकेले नहीं रहते, यहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, जिसके मन में जो आता है वो करते हैं। उसके हिसाब से अगर आप अपनी जिंदगी जीना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे एक दिन क्या आधा दिन भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। पर याद रखिए, आपके पास हर प्रकार का विकल्प है, आपके पास चॉइस है। आप जिंदगी कैसे जिएंगे ये चॉइस आपकी है। तो आपके इमोशंस किसी और पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। आपके इमोशंस आपके मन के स्थिति पर निर्भर होना चाहिए। किसी ने आपको चाटा मारा, अगर आपने उसको तुरंत चाटा मारा तो उसको कहते हैं रिएक्शन। जिंदगी ऐसे नहीं जीते मेरे दोस्त, वो तो पशु प्रवृत्ति होती है। अगर किसी ने आपको चाटा मारा, आपने चाटा मारा, तो वो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को सृष्टि ने एक इंटेलेक्ट दिया है, बुद्धि दी है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया तो आप उसके साथ जवाब देने के पहले थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कीजिए। उसके बाद जो आपका प्रतिक्रिया होगा वो रिएक्शन नहीं होगा, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। मेरे दोस्तों, रिएक्शन और रेस्पॉन्स में बहुत अंतर होता है। आजकल हम लोग रिएक्शन के स्तर पर जीते हैं, हम लोग सोचते भी नहीं है। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत अंदर से आ जाता है आंसर, हमें मालूम है। कैसे हमें मालूम है? क्योंकि 20 साल से हमने ऐसी जिंदगी जी है, हम सोचते भी नहीं है। किसी ने चाटा मारो तो तुरंत चाटा मारो, किसी ने कुछ कहा तो सोचो भी नहीं कि उसने क्यों कहा, जस्ट तुरंत बोल दो। क्योंकि हम लोग अपना इंटेलेक्ट, अपना बुद्धि, जो मानव को मिलता है, मनुष्य की जो सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, वो तो हमने यूज करना कभी का छोड़ दिया है। इसीलिए मैं यहाँ कह रही हूँ कि हमारी भावनाएं, हमारे मन की स्थिति, हम अपने मन की स्थिति खुद बना सकते हैं, कोई हमारी मन की स्थिति नहीं बना सकता, उनका हमारे पे कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी खुशी खुद चूज कर सकती हूँ। आपको वो बुद्ध की कहानी मालूम है? बुद्ध जी एक बार जब एनलाइटन हो गए थे, जाके सबसे भीख मांग रहे थे, तो एक जगह पे गए तो वो उस घर के आदमी ने इतनी गालियां दी बुद्ध को कि इतना हट्टा कट्टा आदमी है, तू तो भीख मांग रहा है, मैं इतना कमा रहा हूं, मैं क्यों दूं तुझको, तूने क्या किया? फिर उसने गालियां भी देनी शुरू की। फिर बुद्ध फिर भी खड़े हैं ऐसे। 15 मिनट हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, तो जाने लगे बुद्ध।
तो बुद्ध तब तक वेट किए जब तक उसने बोला मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। वो कुछ नहीं दूंगा के पहले 15 मिनट या आधा घंटा तो उन्होंने जितने बुरे शब्द कहने बुद्ध को क्या। बुद्ध हंसते हुए जाने लगे। तो उन्होंने रोक के उन्हें पूछा कि मैं आधे घंटे से तुझे गालियां दे रहा हूँ, तू मुझे हंसते हुए यहाँ पे खड़ा है, तेरे दिमाग में कुछ गया नहीं? तो बुद्ध ने कहा तूने तो मुझे गालियां दी, वो तेरी इच्छा थी, पर वो लेना या नहीं लेना ये मेरा चॉइस है, ये मेरा चॉइस है। तो मैंने ये चॉइस किया है कि मैं नहीं लूंगा, तो वो तेरे पास ही है, तूने दिया पर मैंने लिया नहीं। मेरे दोस्तों ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हम ये कहानी याद रखते हैं तो दुनिया में हमें कुछ भी चीज डगमगा नहीं सकती। कोई कितना भी भला बुरा कहे, अगर आप लेना नहीं चाहते, अगर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आप उसे कंसिडर ही नहीं करना चाहते, तो वो बात आपको नाखुश करेगी ही नहीं। पर हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं, जैसा हम जी रहे हैं, कोई कुछ कहे तो हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम ये हमारी विश्वास प्रणाली है। दिस इज अवर बिलीफ सिस्टम। हम उसके गुलाम हो गए हैं। क्या विश्वास प्रणाली मतलब क्या होता है? जब से हम पैदा होते हैं हम एक विश्वास प्रणाली में पलते हैं। बिलीफ सिस्टम कैसे स्टार्ट होते हैं? पहले एक एक सोच आती है, अगर वो सोच बार बार आ रही है उसको हम विश्वास करने लगते हैं कि यही सच है, क्योंकि वो बार बार सोच अगर आप 20 बार 100 बार 1000 बार करोगे तो वो ही सच हो जाता है आपके मन में। वो भौतिक रूप से सच ना हो पर आपके मन में वही सच हो जाता है। तो हम उसके गुलाम हो गए हैं क्योंकि हम 30-40 साल से ऐसे ही जी रहे हैं, हम वही करेक्ट समझते हैं। पर मेरे दोस्तों जिस दिन से हम लोग सही रूप से सोचना शुरू कर देते हैं उसी दिन से हम अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आ गए हैं, वही हमारी स्वतंत्रता है। सो हमारे स्वयं को मुक्त करने और सोचने और जीने के एक नए तरीके से जागने का अब समय आ गया है। अभी इतनी देर से हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, है ना? ऐसी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है ना, पर फिर भी जी रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, अगर जिंदगी इस रूप से जीने से हमें दुख प्राप्ति हो रही है तो हम क्यों जी रहे हैं? उसका एक ही आंसर है। 99% लोग यही बोलते हैं मुझे इसकी ऐसी आदत है, मैं तो 40 साल से ऐसा ही सोचता आ रहा था, अब कैसे बदलूं? आपका चॉइस है। अगर आपको परमानंद चाहिए तो आपको बदलना होगा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए बदलना होगा मेरे दोस्तों। इसलिए मैं धीरे धीरे ये सब बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि किसी से भी पूछो, या तो वो क्रोधित है या तो वो हर्ट है। तो गुस्सा या क्रोध क्या है और क्यों आता है? अगर आप आधे से ज्यादा जिंदगी अपने क्रोध में ही बिता रहे तो कम से कम आपको मालूम तो होना चाहिए क्रोध क्या है, क्यों आता है। क्रोध इसलिए आता है मेरे दोस्तों, हमारे नियंत्रण से परे, हमारे कंट्रोल के बाहर जब कोई चीज होती है और हमें वो एक्सेप्ट नहीं है, हमें क्रोध आता है। तो दो चीजें यहाँ पर है। पहली बात कि हमारे कंट्रोल से बाहर, मतलब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो जो हो रहा है वो हमें स्वीकृत नहीं है, अस्वीकृत है, तो हमें क्रोध आता है। इसमें से अगर एक चीज भी अगर ठीक होगी तो आपको क्रोध नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हाँ, आपके कंट्रोल से, आपके नियंत्रण के परे कुछ हो रहा है और आपको स्वीकृति है। जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको अमेरिका जाना है, हाँ, आपके पास पैसे नहीं है तो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब किसी ने आपके लिए अमेरिका के लिए टिकट खरीद दिया है, तो एक तो वो आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल से बाहर है क्योंकि आप तो टिकट नहीं खरीद सकते थे, किसी और ने खरीद लिया है। और दूसरा पार्ट क्या है, आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप स्वीकृत करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपके बच्चे के बारे में, मैं यही उदाहरण अलग रूप से बताती हूँ, अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी या बेटा छोटा है और वो बाहर जाना चाहता है और उसके पास काफी पैसा है कि वो टिकट खरीद सके और आपने कह दिया कि नहीं, आप सिर्फ 16 साल के हो, आप अभी इस उम्र में बाहर नहीं जा सकते, उसने टिकट खरीदा आपके नियंत्रण से परे। और दूसरा भाग है कि आपकी अस्वीकृति भी है, आपको वो जाना पसंद नहीं है, तब आपको गुस्सा आएगा। तो दोस्तों गुस्सा तब आता है जब दो पार्ट होते हैं,
एक तो चीजें होती है जो आपके कंट्रोल से बाहर होती है, और दूसरा उससे आप सहमत नहीं हैं तभी आपको गुस्सा आता है। इंग्लिश में इसी डेफिनेशन को कहते हैं नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल इज एंगर। हाँ, नॉन एक्सेप्टेंस और बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो आपके नियंत्रण से परे और आपकी अस्वीकृति, ये दोनों होनी चाहिए गुस्सा आने के लिए। जब आप थोड़ा सोचने लगते हैं, अगर आपके, ये तो मैंने उदाहरण के लिए दिया था, जो जब चीजें आपके नियंत्रण के बाहर है, मतलब आपका उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो होगी, भले आप चाहे या ना चाहे, अगर वो होना ही है। जब आप ये समझने लगते हैं कि ठीक है, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कहीं पे बहुत भारी रूप से वर्षा हो रही है, हाँ, पौधे खराब हो रहे हैं, तो दुख लगता है क्योंकि वो आपके नियंत्रण से बाहर है। अगर आपने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, बारिश हो रही है तो हो रही है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी तो मैं, ठीक है, मैं फिर से पौधों को लगाऊंगा, ठीक है, तो आपने मतलब डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, बारिश हो रही तो हो रही है, स्वीकार कर लिया उसको, तो वही गुस्सा अब सहनशीलता के रूप में बदल जाता है। मेरे दोस्तों, क्रोध और सहनशीलता में बहुत थोड़ा सा फर्क है, दोनों एक ही चीज है। जो चीजें हो रही है वो आपके नियंत्रण से परे है, पर एक में आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे में आपने ये सोच लिया ये ठीक है, मेरे नियंत्रण से परे है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, जैसा होगा वैसे होगा। जब आप ये समझना शुरू करते हैं दोस्तों, जब भी आपको जिंदगी में क्रोध आए तो आप ये सोचिए जो मैंने आपको कहा है, क्या ये आपके नियंत्रण से परे है? अगर आपके नियंत्रण से परे नहीं है तो आप तो बदल सकते हैं उसको, है ना, आपके कंट्रोल में अगर है चीज तो बदल सकते हैं, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। अगर आपके कंट्रोल से बाहर है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते दोस्तों, तो उसके बारे में गुस्सा। इतनी छोटी सी सिंपल सी चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और गुस्सा करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मानसिक रूप से इतने ज्यादा रोगी बन गए हैं कि आजकल रिसर्च में भी बता रहे हैं कि कैंसर की हर बीमारी के पीछे इमोशनल प्रॉब्लम्स, भावनाओं की समस्या ही कैंसर का सबसे बड़ा मूल कारण है। ये सब जानते हुए भी हमको ये नहीं अभी तक समझ में आ रहा है कि इमोशनल लेवल में हम अपने आप को कैसे जीवित रखें। बहुत दुर्भाग्य की बात है मेरे। सब यहाँ पे स्वराज्य का क्या मतलब? हम सब कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत के बच्चे हैं, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ देश को स्वतंत्रता मिलने से इंडिपेंडेंस नहीं आ जाता मेरे दोस्तों। इंडिपेंडेंस तब आता है जब आपके दिमाग और इंद्रियों पर आपका कंट्रोल हो। इन डिपेंडेंस, इन मतलब अंदर, डिपेंडेंस मतलब उस पे आधारित। जब आप अपने अंदर की जो वातावरण है, अंदर की दुनिया का नियंत्रण कर पाते हैं, तो तब आप सच्चे रूप से इंडिपेंडेंट हो। सिर्फ देश को इंडिपेंडेंस मिलने से वहां के लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता। बाहर का जो भौतिक इंडिपेंडेंस है, उस अकेले से आंतरिक इंडिपेंडेंस नहीं आता मेरे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि जब तक आप अपने दिमाग और आपके सेंसेस, आपके इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करते, आपके अंदर इंडिपेंडेंस नहीं है। तो इंडिपेंडेंस मतलब क्या है फिर? जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, जो स्वराज्य का मतलब समझते हैं, उसका मतलब ये ही है मेरे दोस्तों कि बाहर चाहे कोई भी तरह की परिस्थिति हो, कोई भी तरह का बर्ताव हो, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। आपके जो आंतरिक विश्वास है, आपके जो आंतरिक गुण है, उसको प्रयोग में लाकर, बाहर आपको पीट रहे हैं, बाहर से कोई आदमी आया आपको पीटा, आपको उसको दोबारा पीटने की जरूरत नहीं है। आप खुद निर्णय ले सकते हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है। आप सोच सकते हैं कि मैं उसको मारूं या नहीं मारूं, उसके पास संस्कार नहीं है, उसने मुझे मारा, क्या मुझे मारना जरूरी है? ये आपके हाथ की बात है। आपके पास उतनी शक्ति है कि जो लोग आपको धोखा देते हैं उसके साथ भी आप अच्छे रूप से सलूक कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जो इंडिपेंडेंट होता है वही कर सकता है, क्योंकि उसके पास
कंट्रोल होता है अपने ऊपर। जो लोग आपके साथ धोखा देते हैं उसके साथ भी आप प्रेम का व्यवहार कर सकते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो। जो आपसे जलते हैं उसके उसको भी आप सहयोग दे सकते हैं। तो वो आपको जलता है, अगर आप भी उससे जले तो उसमें सोचने की इंडिपेंडेंस की बात ही क्या है। आप अपने आंतरिक कंट्रोल का कुछ उपयोग कर ही नहीं रहे हैं। अंत में यही मैं कहना चाहती हूँ इस इंडिपेंडेंस के बारे में कि आप हर आदमी ये सोच सकते हैं कि मेरे पास सही भावना और व्यवहार बनाने के लिए विकल्प और शक्ति है। आपके पास विकल्प है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि उसने मुझे पीटा, मेरे पास विकल्प था नहीं इसलिए मैंने उसको दोबारा पीट दिया। नहीं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बर्ताव में आपके पास विकल्प है और शक्ति भी है कि आप दोबारा कैसे व्यवहार कर सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों, हम लोग आनंद के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जिंदगी खुश कैसे हम लोग रह सकते हैं। इसीलिए मैंने ये यहाँ पर ये प्रस्तुत किया है कि हम उन लेबलों द्वारा जाने जाते हैं जिन्हें हमें टैग किया गया है। बचपन से लेकर जब हम जिंदगी शुरू करते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे देखो ये तो बहुत बातूनी है। 4 लोग आपको कहेंगे बातूनी बातूनी, फिर आप ही विश्वास करने लगेंगे शायद मैं ऐसी ही हूँ। फिर जिंदगी और थोड़ी आगे जाती है, अरे ये बड़ा कंजूस है, ये बड़ा कंजूस है, ये बड़ा कंजूस है। दुनिया के द्वारा दी गई लेबल्स जो है मेरे दोस्तों, हम लोग इतना सीरियस लेने लगते हैं कि हम उसे अपनी जिंदगी का भाग बना लेते हैं और उसे ही सही समझकर हम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगते हैं। मैं इससे क्या बुराई होती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने कहा कि आजकल तो टीम प्लेइंग, ही इज अ टीम प्लेयर, ही इज नॉट अ टीम प्लेयर, बहुत बड़ी बात होती है। एक कोई आदमी आपको एक दिन परफॉर्मेंस में लिख देता है कि ही इज नॉट अ टीम प्लेयर, वो अगला आदमी आएगा वो भी देखेगा अरे टीम प्लेयर है या नहीं है, उसने भी लिख दिया। बस पूरी जिंदगी आप उसी टैग से आगे जाने के लिए खुश हो जाते हैं कि ठीक है यही है, शायद मैं सच्ची में टीम प्लेयर नहीं हूँ, या किसी ने बोल दिया कि ये इंट्रोवर्ट है, ये किसी से बात नहीं करता, तो आप सच्ची में विश्वास करने लगते हैं कि जो दुनिया ने आपको लेबल दी है वो सही है। मेरे दोस्तों, किसी की दी हुई लेबल लेकर आप अपने वास्तविकता को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर कोई आपको लेबल देता है तो आप तुरंत उसको वहीं फाड़ कर फेंकने की क्षमता रखते हैं। ये नहीं कह रही कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया तो आपने कागज फाड़ के उसको शक्ल पे डाल दिया। ये आप आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड जो है उसने ऐसे ही किया। जब उसकी छोटी बच्ची, 5 साल की बच्ची जो स्कूल जाती थी, उसके टीचर ने लिख दिया उसके रिपोर्ट में स्लो लर्नर, और उसकी माँ को बुलाया और बोला तुम्हारी बच्ची कुछ सीखती ही नहीं है, 5 साल की बच्ची पहले क्लास में क्या सीखेगी। पर कभी कभी हम लोग इतने बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि अगले आदमी पर उसका क्या प्रभाव रहेगा। वो छोटी बच्ची जब उसकी माँ आई स्कूल में, उसकी टीचर बोली स्लो लर्नर, बहुत दुखी हुई कि माँ के सामने मतलब टीचर ने उसे ये कहा, तो माँ तो खुश होगी नहीं। जब घर गए ये लोग, बच्ची बेचारी चुपचाप अपने कमरे में जाके उदास सो गई। तो मेरी दोस्त ने एक कागज पर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा स्लो लर्नर, लेके गई अपने बेटी के कमरे में, उसको दिखाया और बोला बेटा अगर तुम्हारी टीचर समझती है तू स्लो लर्नर है, मैं विश्वास नहीं करती, तुम बदल सकती हो, तुम सीख सकती हो, मुझे मालूम है। उसके अपने दो बेटी के सामने उस कागज के हजारों टुकड़े करके डस्टबिन में उसके सामने डाल दिया। बच्ची के मुंह पे इतनी खुशी, तुरंत उसको ये लगा कि माँ मेरे पे विश्वास करती है, मैं ये नहीं हूँ। वो लड़की भूल गई आराम से, आज वो डॉक्टर है। मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ मेरे दोस्तों, काफी बार हम लोग इतने दिल पे ले लेते हैं, दुनिया ने हमारे लिए ये लेबल रखा है तो शायद सही है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। हम हम जो लेवल से जीना चाहते हैं वो हमारा विकल्प है, हमारा चॉइस है। तो याद रखें, आपके बारे में अगर कुछ लोगों की राय आपकी वास्तविकता नहीं बन सकती और बनने की जरूरत भी नहीं है। मेरे दोस्तों, इतने सब हमने डिस्कस किया कि जिंदगी में उदासी या नाखुशी आने के कितने तरीके हैं और हम कितनी अजागरूकता से, अनअवेयर से जिंदगी जी रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं कि जिंदगी कैसी जा रही है। हम आने वाले कल के लिए वेट करते हुए जिंदगी सब गुजार रहे हैं। तो फिर सरल सुख
जिसे कहते हैं सिंपल हैप्पीनेस या परमानंद की कुंजी क्या है वो जो हमें परमानंद के पास या खुश से अवगत करा सकती है। और वो है मेरे दोस्तों वर्तमान क्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट। आज पूरे मनुष्य को, ह्यूमन रेस को इसी की जरूरत है, वर्तमान क्षण में जीने की जरूरत है। हम लोग भूल गए हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये पल, कितना इम्पोर्टेंट है, हम इसको भूल गए हैं मेरे दोस्तों। अब ये टाइम आ गया है कि हर मनुष्य ये पहचान सके कि जिंदगी वर्तमान क्षण में ही जी जाती है। आने वाले कल में या कल के कल में जो बीत गया है उसमें जिंदगी नहीं जा सकती, क्योंकि पूरी जिंदगी वर्तमान क्षण में ही जीती है। आप आगे के बारे में सोच सोच के जिंदगी नहीं जी सकते, या पीछे बीते हुए कल के बारे में सोच सोच के आप जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि वर्तमान क्षण में जब आप जीते हैं तो पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। जब आप वर्तमान क्षण में जीते हैं तो पूरे कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं। और जिंदगी में अगर आपको खुशी देखना है तो जब आप वर्तमान क्षण से कनेक्ट होके जिएंगे, तब आप देखेंगे कि जिंदगी में कुछ खुश होने के लिए पाने और कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है। हर क्षण बिल्कुल खुश से भरा हुआ है, क्योंकि पूरे जिंदगी का जो लाइफ फोर्स है, से कहते हैं कि जीवन की शक्ति, वो इसी क्षण में है मेरे दोस्तों। तो हम क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, हम अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? अगर इसी क्षण में जीवन की जिंदगी है, और अगर सब नेगेटिविटी से, जितना भी हम नेगेटिव भाषा बोलते हैं उस सब से छुटकारा पाने के लिए अगर वर्तमान क्षण में जीना ही उसका आंसर है, तो हम लोग क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये समझ नहीं पाते। हम लोग सोचते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं यही हम हैं, इसीलिए हम लोग विचारों में ही रहने का कोशिश करते हैं। देखिए, आप कभी भी अपने आप को देखिएगा, कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे आप। आपका दिमाग एक मिनट भी खाली नहीं रहता। जब आप सोने जाते हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्नावस्था और सुषुप्त अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों अवस्थाएं याद रखें, जागृत, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था। जागृत है जब आप जगे हुए हैं, हमेशा थॉट्स, वन थॉट आफ्टर अनदर, हमेशा सोच ही सोच रहती है, तो उसमें तो आप वर्तमान क्षण में रह ही नहीं पाओगे। जब आप दिमाग में रहते हो तो वर्तमान क्षण में नहीं रहते। वर्तमान क्षण में जीने के लिए आपको वर्तमान क्षण से जुड़ना पड़ता है। उस टाइम पर सोच के लिए कोई जगह ही नहीं है। अगर आप सोच में हो, इसका मतलब आप वर्तमान क्षण से बहुत दूर हो। या तो आप बीते हुए कल में हो, या आप आने वाले कल में हो, क्योंकि सोच आपको इन्हीं 2 जगहों पे ले जाता है, बीते हुए कल या आने वाले कल में ले जाता है। जब आप स्वप्नावस्था में होते हो तो भी आप सोच में ही हो, पर स्वप्न के सोच में हो। उस टाइम भी आप वर्तमान क्षण में नहीं हो। एक जो सुषुप्तावस्था में आप होते हो, बहुत कम समय के लिए नींद में, वही टाइम होता है जब आप वर्तमान क्षण में कनेक्ट रहते हो। इसीलिए जब आपकी नींद के बाद जब आप उठते हो, इतने फ्रेश रहते हो। अगर आप सुषुप्तावस्था में पहुंचे ही नहीं आपकी नींद में और जग गए, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। स्वप्नावस्था वाली नींद से आपको कभी भी एनर्जी नहीं मिलती, आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि जब आप सोते हो तो थोड़ा टाइम रहता है जब आप के दिमाग में कोई भी सोच नहीं रहता, उसको सुषुप्तावस्था कहते हैं। वो बहुत थोड़े क्षण के लिए आता है, हालांकि वो बहुत कम समय के लिए होता है, पर वो कम समय बहुत है आपके लिए अगले 24 घंटे आपको एनर्जी देने के लिए। अगर बिना सोए हुए भी आपको उतनी खुशी, उतनी स्फूर्ति अगर जिंदगी में चाहिए, तो आप वर्तमान क्षण से जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सारी खुशी, सारी जिंदगी इस वर्तमान क्षण में है, आगे वाले कल में कुछ भी नहीं है। तो वर्तमान क्षण से आप कैसे जुड़ सकते हैं? मैंने कह तो दिया कि वर्तमान क्षण से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कैसे कैसे जुड़े वर्तमान क्षण से? ये सबका क्वेश्चन है ना। इसको हिंदी में सचेतन कहते हैं, माइंडफुलनेस। आपने सबने माइंडफुलनेस तो बहुत, माइंडफुलनेस के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा ना। तो
ये माइंडफुलनेस ही है जो आपको वर्तमान क्षण से जोड़ती है। हमारे यहाँ पे सब लोग, हमारे यहाँ कह रहे हैं कि पूरे मनुष्य लोग, हम लोग इतनी आदत हो गई है कि अगर हमें सोचना है तो हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। काफी बार हम तो ये भी नहीं जान पाते कि हम कितने सोच में डूबे हुए हैं, क्योंकि आदत हो गई है। मेरे दोस्तों, सोच कोई गलत बात नहीं है। अगर हम किसी काम के लिए सोचते हैं तो सोचना चाहिए, पर उस सोच के बाद वहां रोक दीजिएगा। पर हमारी आदत ये हो गई है कि अगर हमें करने को कुछ नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि अगर करने को कुछ नहीं है तो बस सोचते रहो। पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम सोचते रहेंगे तो हम वर्तमान क्षण से कनेक्ट नहीं हो सकते, और जिंदगी सारी ये वर्तमान क्षण में ही है। क्यों हम के ये कह रहे हैं कि जिंदगी वर्तमान क्षण में ही है? क्योंकि जिंदगी क्या है मेरे दोस्तों? जिंदगी, जिंदगी के जो अनुभव हम कर रहे हैं उसका साक्षी रूप से जानना ही जिंदगी है। हम सोच में रहकर जिंदगी नहीं जी सकते। जब हम वर्तमान क्षण से जुड़ते हैं तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो अनुभव हैं, उसको हम देखते हैं, उससे हम कनेक्टेड रहते हैं, वो ही हमारी जिंदगी है। तो माइंडफुलनेस में जो आप ध्यान करते हैं वो भी माइंडफुलनेस का एक टेक्निक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे आप लोग में से कुछ लोग आनापानसति मेडिटेशन या ब्रेथ मेडिटेशन जो भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप लोग जब आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप लोग अपना जो ध्यान है अपने सोच से परे करके आपके ब्रेथ पर, आपके श्वास पर ध्यान करते हैं, इसलिए श्वास पर अपना ध्यान देते हैं। तो जब आप श्वास पर ध्यान दे रहे हैं उसका मतलब है कि आप वर्तमान क्षण से कनेक्टेड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि वर्तमान क्षण इतना ब्यूटीफुल है। वर्तमान क्षण जब आप जीते हैं तो मेडिटेशन एक बात है उसका। मेडिटेशन अकेला ही रास्ता नहीं, आप हमेशा 24 घंटे तो आंख बंद करके बैठ नहीं सकते। तो आंख खुला करके भी आप वर्तमान क्षण से कनेक्टेड रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं मेरे दोस्तों? बहुत इजी है। आपके जो जो पंचेंद्रियां हैं, जैसे आपका आंख हुआ, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, आप किसी को भी यूज करके वर्तमान क्षण से आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपका दिमाग सोच के पीछे भाग रहा है, बहुत इजी है। जैसे आप अपने स्किन के बारे में फील कीजिए, क्या फील कर रहे हैं अभी आप? कमरे का तापमान क्या है? आपको सर्दी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, कैसा फील कर रहे हैं? जब भी आप पंचेंद्रिया से कनेक्ट करते हैं तो आप तुरंत वर्तमान क्षण से कनेक्ट हो जाते हैं। वर्तमान क्षण में ही जिंदगी है मेरे दोस्तों, वही चेतना है, वही सृष्टि का पूरा परम लाइफ फोर्स वही बहता है। जब आप उससे कनेक्ट होते हैं तो आपको जिंदगी जीने की पूरी शक्ति वहां से मिलती है। ये जानते हुए भी अगर आप वर्तमान क्षण से कनेक्ट होने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं तो ये तो बहुत शर्म शर्म की बात है कि हम जिंदगी जीना ही नहीं जानते। तो मैं माइंडफुलनेस कह रही हूँ मेरे दोस्तों, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन हम कुछ बदलने के लिए नहीं करते। हम वहां कुछ बदलने को है ही नहीं अंदर। हम जैसे भी है बिल्कुल संपूर्ण है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। अगर हम संपूर्ण नहीं होते, खूबसूरत नहीं होते तो सृष्टि हमें ऐसे थोड़ी जन्म देती, हम तो कुछ और होते। पर हम जैसे ही इस सृष्टि में आए हैं, जैसे आए हैं वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। फिर मेडिटेशन क्यों? मेडिटेशन इसलिए है कि हम अपने सही स्वरूप से परिचित ही नहीं है। हमारा स्वरूप इतना पावरफुल है, हम उसको ही नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत नाखुश हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत पीड़ित हैं, हम बहुत लाचार हैं। ये हमारा सही स्वरूप नहीं है मेरे दोस्तों। ध्यान के द्वारा जब हम सोच से बाहर आके वर्तमान क्षण में रह के अपने आप से कनेक्ट होते हैं, तब तब हम अपना सही स्वरूप देखते हैं और देखते हैं कि परमानंद के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्वरूप में ही परमानंद है। आप जैसे हैं वैसे ही परमानंद है, वही आपका आनंद का स्वरूप है। तो जो लोग अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं वो खुशी के लिए बाहर भागने की उनको जरूरत ही नहीं है।
इसीलिए परमानंद के लिए आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ आपको चाहिए परमानंद के लिए वो सब है आपके पास। दुविधा ये है कि आप जान नहीं पा रहे हैं कि आप कौन है। और इसलिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये सेल्फ एम्पावरमेंट वर्कशॉप जो है मैं कर रही हूँ, उसका मेरा एक ही ध्येय है। हर वर्कशॉप के जरिए मैं एक एक स्टेप आप लोगों को आपके स्वरूप से परिचित कराना चाह रही हूँ। एक एक स्टेप, एक एक टॉपिक लेके कि आपका जो एक्चुअल नेचर है कितना डिवाइन है, कितना खुश है, कितना ब्लिसफुल है, क्योंकि हम लोग भूल गए हैं कि हम कौन है। और इसी ये माइंडफुलनेस टेक्निक्स, ये जो मैंने आपको इंद्रियों के द्वारा, जैसे आप, मैंने स्किन बताया था, आप आंखों के द्वारा कर सकते हो, क्या देख रहे हो आप। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें आपके सामने जो है, आप तुरंत वर्तमान क्षण से कनेक्ट हो जाते हैं। ये पंचेंद्रिय आपको बहुत हेल्प करती है। तो मेरे दोस्तों, आप किसी भी तरह से आ सकते हैं। सो ये सब जानने के बाद आपको ये तो अवगत हो गया होगा कि परमानंद के लिए इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पहले तो परमानंद हमारे ही पास है दोस्तों। अगर हम अपने अंदर ट्रैवल करके अपने स्वरूप से परिचित हो सके तो परमानंद का हम तो ट्रेजर है, हम लोग निधि हैं, एक बड़ा कोष है। अगर वो भी नहीं आप कर पाए तो एक बात तो जान जाइएगा कि हम जब जब जो भी है हमारे पास उस पे गौर करके इस सृष्टि को आभार प्रकट करते हैं, तो हमारी जिंदगी में जो भी चाहिए हमें वो खुद चलते हुए आ जाती है। जो आदमी अंदर से संतृप्त रहता है उसके जिंदगी में बिना मांगे ही सब कुछ आ जाता है। मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया था। जब आप अपने सही स्वरूप से परिचित हो जाते हैं, अवगत हो जाते हैं, तब आपके मन में इतनी खुशी होती है, वो खुशी ब्रह्मांड भी समझ जाता है और आपको दुगनी तिगनी खुशी देता है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, ये मेरे साथ कितने लोगों ने ये सब समझकर अपनी जिंदगियों की शैलियां बदली हैं। चाहती हूँ आप सब लोग भी ये परमानंद का जो हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया है, जो भी हो सके आपसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा और आपकी जिंदगी भी बिल्कुल परमानंद भरित है। धन्यवाद। मैं अभी आप लोग का अनम्यूट करती हूँ बटन। उसके बाद आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग आराम से बात कर सकते हैं। आप लोग हो सके तो अपना अनम्यूट खुद ही कर सकते हैं, पर मैं कर रही हूँ एक एक का। पर अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो मेरे फ्रेंड्स आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा अपने अपने बटन। हेलो हेलो सरोज मैम। हाँ सरोज जी, नमस्ते। नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गई थी तो नहीं देख पाई, अभी आधी घंटा देखा है। रियली आई लाइक यू अ लॉट। आप मेरे कांटेक्ट में रहिएगा प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आपसे मुझे नो बहुत प्रॉब्लम। कुछ सीखने मिला है। आप कहाँ हो वैसे? हम लोग हम हाँ, लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मैं मेलबर्न से कर रही हूँ ये क्या वर्कशॉप। वो तो लिखा हुआ था ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, मगर कितना सुंदर किया आपने। सो नाइस ऑफ यू। मतलब थैंक हमारे यू। अंदर जो आनंद छुपा हुआ है, मुझे पता नहीं था कि इतना हमें खोज सकते हो। दिन भर सोचते रहते हैं, सोच सोच के खत्म कर देते हैं समय को। वो आपने बहुत सुंदर बताया कि इससे हमको कैसे निकलना है। प्लीज आप रेगुलर क्लासेस ले लो, जैसे भी करके लो, प्लीज लो। मेरे को तो गोपाल सर का मैसेज आया, मैंने सब फ्रेंड्स को भेजा। मुझे सच में बहुत, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। प्लीज आप बहुत खुशी कंटिन्यू हुई सरोज करिएगा। जी आपकी बातें सुन के। आई एम वेरी हैप्पी। हम नेक्स्ट लोग टाइम जरूर प्लीज आप करेंगे। कंटिन्यू कीजिएगा। सबसे अच्छी बात है, देखिए क्लासेस तो यहाँ कलकत्ता में भी बहुत होती है। हाँ, मगर क्या है ना, लैंग्वेज ये थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा होती है तो इतना समझ नहीं पाते बीच बीच में। कुछ आता हाँ है जी। कुछ नहीं आता, मगर आपने बहुत सुंदर खोला। गॉड ब्लेस यू टू, सो नाइस ऑफ यू, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। सच में। अब नेक्स्ट क्लास थैंक यू। कब है बस बता दो, नेक्स्ट क्लास कब है? आप ग्रुप में हैं सरोज जी। मैं नेक्स्ट क्लास आपको उसमें ही इंफॉर्मेशन दे दूंगी। आप वो हिंदी वर्कशॉप ग्रुप में है ना सरोज जी? हाँ हाँ हाँ, मैंने हाँ। अभी ज्वाइन किया है, गोपाल सर ने मेरे को भेजा।
तो मैंने उनको कहा, तो बोले कि मैं बोली मैं तो वाइजैक आती जाती रहती हूँ ना, मेरा बेटा वहां रहता है एक्चुअली कहाँ, वाइजैक में? वाइजैक में। तो वहां गोपाल अच्छा सर से अच्छा मुलाकात हुई थी, तो गोपाल सर ने मुझे बताया, बोला अच्छा यहाँ तुम्हारे कलकत्ता में आ सकती है, तू कर सकती है। मैं बोली मैं जरूर करूंगी। सच में बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अपना करते रहिए, हमें बहुत थैंक यू पसंद वेरी आया। मच। सरोज जी, ये हमारे वर्कशॉप्स मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप्स जनवरी में शुरू किया ओके। और अभी तक हम लोग 27 इंग्लिश वर्कशॉप्स कर चुके हैं। मार्च नाइस। में तेलुगु वर्कशॉप्स करने के लिए रिक्वेस्ट आया था, तो मार्च से तेलुगु मैंने में मैं तेलुगु इंटरेस्टेड वर्कशॉप नहीं हूँ, स्टार्ट। मैं जब भी वाइजैक जाती हूँ ना मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, मेरे को एकदम अच्छा नहीं अच्छा। आता। उसके बाद फिर गोपाल जी ने लास्ट मंथ रिक्वेस्ट रखा, मैडम आप हिंदी भी करिएगा। हाँ तो मैंने बिल्कुल। गोपाल जी को बोला आप ग्रुप स्टार्ट कीजिएगा, हाँ जरूर करेंगे। बिल्कुल। फिर डेफिनेटली हम लोग डेफिनेटली बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, मैंने काफी टॉपिक्स किए हैं, तो वो सब हम लोग हिंदी में कवर करेंगे। सरोज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर बिल्कुल फीडबैक। बिल्कुल करिएगा, फॉर मी स्पेशल रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी गॉड मच। ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओके। कोई और फीडबैक देना चाहता है या कोई क्वेश्चन हो तो Hello, प्लीज अपना अनम्यूट hello. कर। Can you hear me? यस, इज Hello. दैट शीमा? Yeah, it's Shima here. नमस्ते शीमा जी। नमस्ते। आपका वर्कशॉप बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। मैं तो ऐसे वर्कशॉप करती हूँ, सरोज सरोज जो आपसे अभी बात कर रही थी वो मेरी फ्रेंड है। तो अच्छा हम लोग एक ही साथ जाते हैं एक जगह, तो इस तरह, लेकिन उन्होंने ही मुझे आपका नंबर दिया था। रियली अच्छा। पहले भी मैंने किया हुआ है बहुत वर्कशॉप। ओके मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जितना अच्छा हिंदी में भी समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज वेरी थैंक गुड। यू। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू फॉर योर फीडबैक थैंक यू फॉर शीमा द जी। वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो थैंक्स अ मच। लॉट। सुमा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? I am also मैंने very interested in your speech. Just I'm speaking from Bangalore. I got हेलो to सुमा। disconnect. Hi, I'm very much interested in your speech. I like श्योर, this very much. थैंक यू वेरी Um, मच। आई विल one of लेट यू my नो। friends from Japan, she यू has given कनेक्टिंग your फ्रॉम? सॉरी? I'm Bangalore, India. ओके ओके। I'm very much interested. I'm so happy थैंक यू to take your this one. Next time, थैंक I यू। also want to join your meeting. And in श्योर, Hindi session or English, anyone, it is okay. okay, no problem, I'll let you know. um, are you in this group, the Hindi group? I don't know, just I took in the Zoom. I don't know I'm in the Okay, group or not. okay. Gopal ji, can you please add Suma in the group, please? एक्चुअली ग्रुप में नहीं होंगे तो क्लास कर ही नहीं सकते हैं ये Yes, वाला। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will do Okay. that. या No problem. Okay. I don't know what is this one. I have to go. And I'll just in the Zoom, I have got contacted, ma'am. No problem. Gopal will take care. Okay. So Gopal is kind of formed a group for Hindi people. But once you're in that group, I will be posting all my workshops. I do it in English, Telugu, and Hindi. So you can Okay. attend whichever one you want. Okay. 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 Just we Thank you can very much. take any language or how we can do, madam? Um, I, I started off doing English because I live in Australia and I run workshops in English. But Okay. because Telugu is my mother tongue, when people requested from India, I said, okay, I will do it in Telugu because many people who could not understand English, I used to do. I've Yeah. lived in Gwalior, Madhya Pradesh when I was young, so I speak Hindi well. So when people requested for Hindi, I said I can do Hindi. I think that's my limit. I'm Okay. not more versatile in any other As I'm in languages. Telugu, I'm also speak Telugu, ma'am. It is okay, Okay, Hindi or Telugu. But English, okay. maybe your accent will be little tough, I think. No problem. You can attend English. I'll go a bit slow. Don't worry. Okay. So next part topic, what shall I? This one? We will let you know on the group. Okay. Okay, Thanks a lot, WhatsApp group, ma'am. that's where I put. And one thing I want to tell everybody, if you have a paper and a pencil, very good, it'll be good for you to note down. On Facebook, Yeah. I have got a page called Saroja's Self-Empowerment. That's my page name. So any Okay. workshop, any event that comes out, I put it on that Facebook page. So my Okay. page is called Saroja's Empowerment. Self-Empowerment. Okay. So you can
just come through that, and you can see all my postings, whether it's English, Telugu, or any workshop. Okay. It's all through that. Okay, so that's Okay. another way you can connect to me. Okay. Thanks a lot, ma'am. Thank you very much. Thank you. Anyone else? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी हो या कुछ भी आपको शेयर करने का मन कर रहा हो आज ये परमानंद के टॉपिक पर, या कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन भी हो, तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। हम लोग सब एक ही अंडरस्टैंडिंग के लोग हैं, हम लाइक माइंडेड कहते हैं। एक दूसरे से सीखने में कोई बुराई तो है नहीं, जिंदगी सीखने के लिए तो होती है। मैम मैम बोलिए। हेलो, बोलिए सरोज जी। हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि आप चाहते हो खुशी हासिल करना, ठीक है, मगर खुशियां मिलने में बहुत लेट हो रही है, तो उसके लिए हम कैसे अपने आप को संतोष करें? मैं ये आप चाहती लेट ज्वाइन हुई थी क्या? हाँ, आप लेट आई थी क्या वर्कशॉप में? सॉरी डियर, यहाँ मैं बोल रही हूँ ना, मैं 5 बजे पहुंची। हाँ, इसलिए वो पूरा टॉपिक हो गया मैडम। इसीलिए तो, तभी तो आप पे मैम फिदा हो गए हैं एक ही बार में। एक घंटा हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। क्या हम लोग, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना सरोज जी, हाँ, हमने यही डिस्कशन 1 घंटा किया वर्कशॉप में। ओह नो, मेरी फ्रेंड्स ने किया है, मैं उनसे डिस्कस करूंगी। शालिनी ने किया है, सीमा ने किया है। आप उनसे बोलिएगा, मैंने उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बताया कि हम खुशी चाहते हैं पर वो नहीं आती जिंदगी में, क्यों? एकदम। हेलो हेलो, आप प्लीज पूछिएगा अपने दोस्तों से, क्योंकि मैं फिर से अगर पूरा वर्कशॉप बोलूंगी तो वो बोर हो जाएंगे। नहीं ठीक बात है, नहीं उसमें कोई बात नहीं। देखिए अब वो सुन चुके हैं, मैं सुनी नहीं, इसलिए मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कि मैं सुनूं। करेक्ट, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसके बारे में जानूं। मैं चाहती हूँ, अच्छा करती हूँ, मगर मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ। हाँ जी, मैंने वो उसी के बारे में बहुत डिटेल में बात किया था। हाँ, तो मैंने मिस कर दिया रियली। एक्चुअली आज मेरी मॉम का दिन था, तो वहाँ प्रसाद देने गई थी, इसीलिए लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, हम लोग अलग से फिर से फोन पे भी बात कर सकते हैं सर। यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं, आपका नंबर मेरे पास है, व्हाट्सएप ग्रुप मैं हम लोग सेपरेटली फोन पे बात। अब मेरे को इतना बोल दिए, मेरे लिए यही वरदान साबित हो गया। मुझे लग रहा है मेरी मम्मा ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आज, जिसके लिए मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। देखिए इंग्लिश आती है, उतनी बढ़िया नहीं आती है, कोई बात नहीं है, समझ नहीं पाती हूँ थोड़ा। अच्छा। अब बेटा तो मेरे पीछे रहता है, खाली बोलते हैं इंग्लिश की बुक्स रीड करो मम्मी, तुम्हारे अच्छा रहेगा, तुम्हारा इंग्लिश का अच्छा हो जाएगा। चेष्टा करती हूँ, कभी होता है कभी नहीं होता है। सरोज जी, आप लोग के बहाने में मुझे हिंदी में वर्कशॉप करने का मौका तो मिला। मुझे ज्यादा हिंदी में बात करने का अवसर नहीं आता। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना दूर हो के हम लोग कितने पास आ गए हैं। अच्छा लग रहा है। सो नाइस ऑफ यू। आप प्लीज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सरोज जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। अंजलि मैडम नमस्ते। अरे मैडम, आप मुझे मैडम मत बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए अंजलि जी। सिर्फ अंजलि। ये हिंदी का वर्कशॉप है ना मैम, ये बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंग्लिश का है ना, समझ में आता है लैंग्वेज, लेकिन मतलब एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब मेरा खुद का भी ऐसा है, तो ये बहुत अच्छा है हिंदी में, मतलब हेल्पफुल रहेगा बहुत सारे लेडीज के लिए भी, और कुछ है तो पूछने के लिए वो बहुत आसान रहेगा, इसलिए थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। अंजलि जी एक काम करिएगा, नेक्स्ट टाइम जब वर्कशॉप करें तो आप ये टाइम देखिए ताकि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। ओके। मेरे ख्याल से ये टाइम शायद ज्यादा कन्वीनियंट नहीं था, बट मैं इसलिए आपको छोड़ देती हूँ। मैंने गोपाल जी से इसलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम में भी आप लोग टाइम फिक्स कीजिएगा, ओके। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका अवसर ले पाए। यस ओके, नेक्स्ट टाइम और लोग ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये फर्स्ट सेशन था ना, तो हम और लोगों को भी बता सकते हैं। नो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये तो सब फ्री वर्कशॉप है, सबके लिए ही है अंजलि जी। यस यस, नहीं लेकिन मैडम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मतलब ये सब कुछ पूछना है तो हम लोग इतना ट्रस्ट होके पूछ सकते हैं ना आपको, हाँ जी। तो कोई ऐसे बैरियर नहीं लगता कि हम किसी कैसे पूछे या फिर कैसे बात करें, ये ऐसे लगता नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे भगवान से बात करें वैसे लगता है आप यहाँ पे बात करना आपसे। अच्छा है, हम लोग सब दूर रह के भी एक दूसरे के इतने पास है ना अंजलि जी, जैसे सरोज ने कहा, सब हम लोग हाँ जुड़े हुए हैं। यस, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं यहाँ से मीटिंग रोक देती हूँ। 1-2 मिनट मैं फिर भी हूँ लाइन पर, अगर किसी को बात करने का दिल करे तो प्लीज आप लोग बात कर सकते हो, नहीं तो 2 मिनट में मैं वर्कशॉप क्लोज कर देती हूँ। Yes, thank you, ma'am.